तो जी हम शुरू करते हैं अब आज का प्रोग्राम। तो माल्टा वुमेन काउंसिल की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, वेलकम कहती हूँ आप सबको। माल्टा वुमेन काउंसिल एम्पावर्ड वुमेन एम्पावर्ड कम्युनिटीज़। तो जैसे हम ये बात अक्सर बोलते हैं कि एम्पावर होनी चाहिए, है ना। वुमेन के लिए हम बोलते हैं कि वो एम्पावर्ड होनी चाहिए। तो इस इसी बात को सत्य साबित करते हुए आज हमारे सामने प्रभा जी हैं। तो आज प्रभा जी के साथ हम बात कर रहे हैं। प्रभा जी आज हमारे सामने एक अपना नया नॉवल लेके आई हैं, जो उनकी पहली फिक्शन बुक है। तो जो प्रभा जी कहती हैं, प्रभा जी के बारे में मैं जस्ट एक पोम छोटी सी बोलूँगी, तो उसके बाद हम आवाज़ आ रही है। हाँ हाँ। ग्रह लक्ष्मी, तुम इतनी शोक, इतनी चंचल, तुम इतनी शोक, इतनी चंचल और इतनी ताजा हो कि फूल फूल से गले मिलकर भी तुमसे बासा है। बासा मतलब वो पुराना लगता है। तुम्हारी चाल से तुम्हारी चाल से खन में कुछ ऐसी मादकता है कि देखने वालों की नजर में बस तेरी ही नाजुकता है। तुम देखते हो, तुम देखने में जैसे लक्ष्मी सी खिल खिल रही हो। तुम देखने में जैसे लक्ष्मी सी खिल रही हो। गृह कार्य में तुम ग्रह लक्ष्मी और सुलक्षणी सी हो। तुम बोलती हो जैसे जैसे फूल बरसते हैं। तुम बोलती हो जैसे जैसे फूल बरसते हैं। तुम्हारी बातों की अदा में एक अजीब सी कशिश है। रूप क्या है, रूप क्या है तुम्हारा, जैसे चांद का उजाला। रूप क्या है तुम्हारा, जैसे चांद का उजाला। वर्णन न मुझसे होता, मन सकुच जाता। अगर चांद सी कहूंगी, अगर चांद सी कहूंगी तो वर्णन न पूरा होगा। अगर चांद सी कहूंगी तो वर्णन न पूरा होगा। इसलिए मैं सोचती हूँ मेरा चुप रहना ही ठीक होगा। इसलिए मैं सोचती हूँ मेरा चुप रहना ही ठीक होगा। तो ये सारी औरत के बारे में जो इन्होंने लिखा, इनके जो अंदर से एहसास निकले, तो उसको हम बहुत एहतराम करते हैं। तो आज की जो बुक का नाम है वो है प्रेम तपस्या। बहुत खुशामदीद माल्टन वुमेन काउंसिल की तरफ से, हमारी सबकी तरफ से प्रेम तपस्या के लिए दिल से खुशामदीद हम स्वागत करते हैं उसका माल्टन वुमेन काउंसिल में। तो प्रभा जी ने लिखा है बुक के बारे में, एमडब्ल्यूसी को समर्पित मेरे उद्गार। मैं एमडब्ल्यूसी को आदर के साथ अपनी किताब प्रस्तुत करती हूँ, जिस संस्था ने समय समय पर मेरा मार्गदर्शन तो किया ही है, परंतु जीवन में कई नई दिशाएं भी दिखाई हैं। मैं एमडब्ल्यूसी की बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच प्रभा जी, आपने एमडब्ल्यूसी के बारे में इतना सोचा, हमारे बारे में इतना सोचा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत स्वागत है इसमें। जीवन को कांटों का झाड़ मानती, जो ऊपर से सुंदर दिखता है पर परीक्षाओं से भरा हुआ है। प्रभा जी, ये बात आपके दिमाग में कैसे आई? आपका जो करेक्टर है स्वलिनी, प्रेम तपस्या की जो मेन करेक्टर है आपका, जी जो जी। मेन करेक्टर है वो आपके दिमाग में कैसे आया, जिसने सोचा कि जीवन वैसे तो कांटों का झाड़ दिखता है, कांटों का झाड़ है, लेकिन ऊपर से बहुत सुंदर दिखता है। तो ये बात आपके दिमाग में कैसे आई? हाँ, ये जो मैंने अपनी किताब लिखने के लिए जो मेरे मन में भाव आया, जी। वो इसलिए आया कि मैंने देखा कि
जो खूबसूरत दिखने वाली, नाजुक दिखने वाली जो औरत है, वो हकीकत में ना वो नाजुक है हम्म। और ना वो टूटती है तो वापस जुड़ जाती है। ये मेरे को बड़ा अद्भुत सा लगा। मैंने हम्म। बहुत गहराई से देखा। हर गृहस्थन को, एज एज ए एस्ट्रोलॉजर भी जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो वो हम्म। यही कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। उनको भी मैंने यही कहा, हम्म। आप लोग जो औरत हो, औरत का मतलब होता है जो औरों में रत रहती है। हम्म। आपको भगवान ने बड़ी श्रद्धा से बनाया है। हम्म। सृष्टि बनाते जिस समय भगवान ने सृष्टि बनाई, उस समय आप ये देखिए कि भगवान ने पुरुष तो बना दिया पर संतुष्ट तो हुआ नहीं। हम्म। क्योंकि एक पुरुष को आप देखिए, एक पुरुष अपना खुश हो जाता है, एक स्टोव हो, हम्म। दो कपड़े हो, तीन बर्तन हो, खाना बनाया, सो गया, दरवाजे में पर्दे हैं या नहीं, कुंडी है या नहीं, अपना सो गया, उसकी जिंदगी चल जाती है। हम्म। लेकिन जैसे ही औरत आती है, हम्म। तो औरत को लाने में तब तो वो खुश होता है कि मैं औरत को ले आया। लेकिन औरत ऐसी सादी तो होती नहीं है। हम्म। औरत एक पूरी सृष्टि है। औरत अपने आप में सृष्टि है। हम्म। आदमी पौरुष है, हम्म। अपने पौरुष को लेकर आया है, अपनी स्त्री को ले आया कि क्या लड़की आ गई, मैं अपनी पत्नी ले आया। वो पत्नी नहीं है, वो सृष्टि है। अब हम्म। सृष्टि की वो रचना करेगा। हम्म। जब वो सृष्टि की रचना करेगा तो उसको मेहनत करना पड़ेगा। हम्म। एक तो वो खूबसूरत, एक तो वो नाजुक। अब उसको एक कपड़ों से काम चलेगा नहीं, उसको कपड़े चाहिए। अब खिड़की में उसको पर्दे भी चाहिए, कोई देखेगा उसकी पत्नी को। हम्म। फिर पत्नी कहेगी एक स्टोव से काम नहीं चलेगा, मुझे गैस चाहिए, मुझे आधुनिक बर्तन चाहिए, हम्म। मुझे। अब अलमारी भी आ गई, कपड़े भी आ गए, आधुनिक ये भी आ गए, आधुनिक। धीरे 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 सृष्टि पूरी की पूरी बन जाती है। जी, ये आपकी प्रेम तपस्या की जो जो स्फलिनी है उसके विचार है, राइट? जो जी आपके दिमाग जी में आए और आपने किताब में उसको उस जी तरीके से उसको डाला। तो हम जी प्रभा जी, हम शुरू से बात करते हैं। ये तो मैंने जस्ट एक आपसे स्फलिनी के बारे में पूछ लिया। तो हम रस्मी तौर से आपसे शुरुआत करते हैं कि आपका एक होता है ना सवाल, आप कहाँ से मतलब आपकी जंपल कहाँ से है, आप कहाँ से पली बड़ी और कहाँ तक पहुँची, और आपकी क्या शिक्षा थी, कैसी एजुकेशन थी आपकी। तो उसके बारे में आप हमें बताइए। जी। हाँ, तो मैं दिल्ली में पैदा हुई, लोधी रोड में। जी। तो वहां पर मेरे पापा ऑयल नेचुरल गैस कमीशन में नौकरी करते थे। अब हम्म। आप ये जानती हैं, जो नौकरी करते हैं उनका ट्रांसफर भी होता रहता है। जी। तो दिल्ली में मैंने बहुत जैसे लोअर केजी तक एजुकेशन लिया। उसके बाद फिर देहरादून ट्रांसफर हो गया हमारा। तो वहां से 7th तक मैंने शिक्षा लिया। हम्म। फिर वापस पापा का ट्रांसफर दिल्ली हो गया। हम्म। फिर हायर एजुकेशन मेरी सारी दिल्ली में हुई। दिल्ली। जी। हम्म। तो फिर पढ़ाई के बाद क्या सीधा मतलब आपने कोई जॉब वगैरह की कि शादी हो गई और उसके बाद हाँ, ससुराल में? जैसे बीए का फाइनल मेरा ईयर था। हम्म। तो बीए फाइनल का ईयर होते होते ही आ, मेरा रिश्ता तय हो गया। समझिए आखिरी एग्जाम था, उसके दूसरे दिन ही मेरी शादी थी। ओ। रिजल्ट भी बाद में आया। जी। फिर मेरी एजुकेशन तो काफी है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरी काफी सहायता करी। तो बात की सारी एजुकेशन मैंने शादी के शादी के बाद? बाद करी है। फिर साथ साथ जॉब करा, साथ साथ जो है वो एजुकेशन लेती रही, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ जो डिमांड आती रही जॉब की, उसके हिसाब जी। से मैं एजुकेशन। जी। तो आपने आपकी ये जो प्रेम तपस्या है, ये आपकी पहली किताब है या इससे पहले भी आपने कुछ लिखा? हाँ, एक्चुअली मैंने कभी लेख तो मैं लिखती रही काफी। और एक मैंने एक छोटी सी नॉवल तो बनाई थी, लेकिन वो 40 ऑथर्स की थी, उसमें भी मैंने लेख ही भेजा था। एक लेख से ही मेरा था। किताब मेरी ये पहली है किताब जो आपकी मैंने पहली? लिखी है। हाँ जी। जी। तो ये तो मेरी पहली हिम्मत है हम्म। कि मैंने इसमें लिखा। मैं आपसे तो बात हो रही थी तो आप बता रही थी कि मैंने, जब आप टीचिंग करती थी तो आपने स्कूल के लिए, बच्चों के लिए इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स लिखी, आपने मोरल साइंस की भी आपने, लेकिन फिक्शन हाँ जो आपकी है वो पहली है आपकी। हाँ जी, ये ये नॉवल पहली। आपका पहला है। हाँ जी। जी। तो प्रेम तपस्या के आपके 32 चैप्टर्स हैं। हाँ जी। तो आपने उसमें नाम दिया स्वलिनी।
तो हाँ जी। स्वालिनी कोई स्पेशल आपको वो नाम पसंद था या उसका क्या मीनिंग था, तो उसके बारे में आपने कैसे सोचा स्वालिनी नाम नाम के हाँ, बारे में? मेरे मन में ये जो बात आई वो इसलिए आई कि मेरे को जरूरत है कि ये मेरी कविता, ये जो मेरी बुक है वो जगह जगह पहुंचे, ताकि लेडीज उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद उनके अंदर ये उत्साह आए कि अरे हम तो बहुत शक्ति रखते हैं, हमारे अंदर तो बहुत शक्ति है, हम क्यों घबरा गए, जरा सी बातों में टूट गए जरा सी ये। तो मैंने मेरे पास एक ये कैरेक्टर जो आया मेरी आसपास ही कहीं है, जैसे मेरी मेरी फ्रेंड समझिए, बहुत ही प्यारी। तो मैंने उसका नाम तो लिए, ये रियल नाम नहीं है, तो मैंने स्वालिनी नाम इसलिए लिखा कि जो अपने स्व में, अपनी आत्मा में, अपने अंदर, अपने अंदर ही अंदर जागती है, अपने आप को जगाती है और समझती है अरे मैं नाजुक नहीं हूँ, हुँ, मुझे कोई दबा नहीं सकता, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। हाँ, मेरे हुँ, अंदर बहुत सारे रास्ते हैं, मैं यहाँ से भी निकल सकती हूँ, मैं वहां से भी निकल सकती हूँ। एक हुँ, दरवाजा बंद हो गया, मेरे लिए 20 दरवाजे खुले हुए। हुँ। इसने तो मुझे बहुत इसी तरह से आपने करैक्टर का नाम तो स्वलिनी रख लिया। तो जी। प्रेम तपस्या नाम कैसे आपके आपके मन में आया कि मैं इसका नाम प्रेम तपस्या रखूं? मेरे को लगता है कि मैंने जब आपकी बुक पढ़ी है तो मुझे भी वो उन चैप्टर्स में मुझे लग रहा था कि जैसे कोई तपस्या करता है तो उसका जो फल मिलता है, तो लास्ट में जाके तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे को लगता है ये तपस्या ही थी जो उसकी स्वलिनी की। तो प्रेम तपस्या आपके मन में कैसे उसका विचार आया कि क्या? प्रेम तपस्या मेरे दिमाग में इसलिए आया कि जिस समय स्वालिनी मैंने देखा बचपन में, तो जैसे वो खिलौने की तरह उछलती कूदती रहती है, मस्ती से अपनी हिरनी की तरह मस्ती में रहती है। उसे कुछ नहीं पता कि परेशानियां क्या होती हैं, वो जानती नहीं परेशानी क्या होती है। जी। अपने बड़े अपने परिवार में भाई बहनों के बीच में पलती है। तो आप ये देखिए कि माँ बाप हैं, भाई बहन है, और उसके बावजूद भी वो अपने आप को कहीं ना कहीं अकेला महसूस करती है। उसको हाँ, प्यार चाहिए, वो शरारती है, प्यार चाहती है। तो बहनें बड़ी बड़ी, कोई बहन उससे 12 साल बड़ी, कोई बहन उससे 7 साल बड़ी, कोई भाई उससे 15 साल बड़ा, तो कोई भाई हाँ, उससे 5 साल बड़ा, तो कोई, हाँ, इतने घर में तो है, पर उसके लिए खिलौना कोई नहीं है। हुँ, वो अपना जो चाहती है वो उसको मिल नहीं रहा, तो माँ के पीछे भागती है कि माँ मुझे संभाल ले। तो माँ 6 6 बच्चों को पाले कि हुँ, एक स्वालिनी को पाले। हुँ, तो ये मैंने उसको देखा, उसका खालीपन, उसकी एक खोज कि मैं कैसे पाऊं प्यार। तो उसको जो मिलता था प्यार, वो ऐसे मिलता था कि जैसे माँ को तो टाइम है नहीं, हुँ, अपने में बिजी है, हुँ, लेकिन जब वो स्कूल से आती थी तो उसके पापा के जो चपरासी था वो घर में आता था खाना लेने के लिए। हुँ, तो उसके साथ उसको खाना भेजना होता था माँ को। तो माँ को तो चूल्हे में खाना बनाने, लकड़ी वाले चूल्हे में बैठ के, पहले तो ऐसे ही होता था ना, हुँ, पानी पीते हुए। तो वो अपना बैठे हुए खाना बना रही है, तो अब बच्चा जो आ गया, अब बच्चे को वो कैसे संभाले। तो हुँ, उसने क्या करा कि बच्चा स्कूल से आया, उसको चाहिए, उसने अपनी गोदी में उसको ले लिया, हुँ, बच्चे को। तो जब वो गोदी में आती है, तो जिस जो माँ के लिए तरस रही है, गोदी तो बहुत बड़ी चीज होती है हुँ, बच्चे के लिए। जब वो गोदी में आ गई, फंस गई, तो बस उसका जो माँ की मटर माला उसकी जो गले में होती है, उसे वो खेलती रहती है। वो उसके लिए स्वर्णिम टाइम होता है। हुँ, वो उसके लिए स्वर्णिम टाइम होता है, जब तक माँ खाना बना रही है पापा के लिए, रोटियां बना रही है, सब्जी बना रही है, टिफिन लगा रही है, जल्दी से पहुंचाना है। चौकीदार वो चपरासी को बहुत देर तक रोका नहीं जा सकता। वो तो अपने भावों में लगी हुई है कि मैंने अपने पति की सेवा करनी है। पर जो स्वालिनी का वो स्वर्णिम टाइम था, हुँ। मैंने देखा उस में स्वालिनी में कि वो उसके अंदर वो तड़प जो है वो वह वहां पूरी होती है। बिल्कुल, प्रभा जी, मैंने भी आपकी बुक के बारे में देखा और आपने लिखा हुआ है कि एक लड़की की एक प्यार के लिए तड़पती स्वालिनी की प्रेम तपस्या। तो ये स्वालिनी की प्रेम तपस्या है। तो ये जो सारी जो आपने चैप्टर्स लिखे हैं, ये 32 चैप्टर्स आपने लिखे हैं, तो इसमें आप कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी है या आपका पूरा इमेजिनरी फिक्शन है? मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, मेरे लिए औरत एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, प्रकृति की। हुँ,
बहुत ही खूबसूरत चीज है वो औरत। जी। लेकिन एक स्वभाव है मेरा, कवित्री भी हूँ और लेखिका भी हूँ, बहुत नजदीक से देखती हूँ हम्म। हर बात को। पुरुष के बारे में मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, हम्म। लेकिन औरत को मैंने बड़ी नजदीक से देखा है, बहुत करीब से देखा है मैंने उसको। हम्म। तो जब मेरी फ्रेंड के साथ ये सब तकलीफें हो रही थी, तो मैं भी उसके साथ ही सफर कर रही थी उसी तकलीफ। उसका दर्द मेरे अंदर भी था। हम्म। तो मैंने उसको देखा निकलते हुए, और जब मेरे पास भी कोई अपनी लेडी तकलीफ लेकर आती है, तो मैं उसके दर्द के साथ जुड़ जाती हूँ कहीं से, हम्म। हम्म। कि मैं इसको कैसे बाहर निकालूं। हम्म। तो मैंने इसीलिए ये सब लिखा है कि आ, अगर आपका किसी वजह से आपकी तपस्या पूरी नहीं हो रही, आपको प्यार नहीं मिल रहा, आपके लिए और बहुत सारे रास्ते हैं जिससे आप आगे निकल सकते हैं। आप खत्म नहीं हो जाते। हम्म। मैं तलाक ले लूं, मैं ये कर लूं, वो कर लूं, ये सीढ़ी नहीं है। क्योंकि औरत जो है ना, वो ऐसी चीज है कि आ, उसको अपना घर मंदिर बनाना पड़ता है। मंदिर में सहन शक्ति चाहिए। जो भगवान है ना मंदिर की, वो है सहन शक्ति और घर की गरिमा। कोई बाहर का लुटेरा उसके अंदर ना आ सके उस घर में, क्योंकि उसके बच्चे पलते हैं उस घर में। हम्म। जो उसके पति ने और उसने मिलकर जो घरौंदा बनाया है, वो अपनी, उसको अधिकार नहीं है अपनी जरा सी कमी के लिए, अपनी जरा सी जरूरतों के लिए, जरा सी तकलीफ के लिए वो घरौंदा तोड़ दे। क्योंकि जिस समय आप ये देखिए ना, कि एक खूबसूरत औरत जब वो सो एंड सो होती है, तो खूबसूरत तो है ही। जब वो बाहर से निकलती है, तो लोग बाग कहते हैं सो एंड सो की जो पत्नी है ना, बड़ी खूबसूरत है। हम्म। लेकिन अगर कोई उसका, अगर उसने तोड़ दिया अपना घरौंदा, परेशान होगी, तपस्या नहीं करी, उसने तपस्या नहीं कर पाई, हम्म। नहीं तोड़ पाई, उसने घरौंदा तोड़ दिया, तो जब वो बाहर से निकलेगी ना, तो लोग बाग ये नहीं बोलेंगे सो एंड सो की औरत बहुत खूबसूरत है, वो बोलेंगे माल बड़ा खूबसूरत। पर प्रभा जी, आपने आपने किताब के बारे में जो लिखा है कि वो तड़प प्यार के लिए तड़पती स्वलिनी की प्रेम तपस्या है। जी तो क्या उसको प्यार मिला कि नहीं मिला? उसको मतलब वो शांत शांत हुई कि नहीं हुई? हाँ, उसके लिए ऐसा था कि पहले तो वो अपने घर परिवार में प्यार पाती रही माँ का। बहुत मुश्किल से उसको प्यार मिलता था। एक बड़ा भाई उसका, वो उससे 15 साल बड़ा, तो डॉक्टरी पढ़ने के लिए चला गया कई बार। जी। आता था तो कभी कभी खिलौने ले आता था, प्यार तो उसको मिलता था, पर प्यासी थी वो। प्यास। बहुत कभी 2 4 5 महीने के लिए आया, एक दिन के लिए आया। एक भाई उससे 2 साल बड़ा था, तो उसके साथ उसका दोस्ताना वाला व्यवहार था, भाई वाला व्यवहार नहीं था, दोस्ताना वाला व्यवहार था। वो भी जैसे बहन ने डांट दिया, माँ ने नहीं सुना, रो रही है, तो वो उसको संभाल लेता था, उसको घुमाने ले जाता था, उससे बात करता था, उसे अच्छा लगता था। तो वो भी उसके साथ साथ बड़ा होने लगा, तो विदेश में चला गया डॉक्टरी पढ़ने के लिए, तो आज वो अकेली हो गई। अब मैं बताती हूँ क्या हुआ उसके साथ। कि अब उसने क्या करा कि अपनी तड़प को, अपनी तड़प को ढूंढने के लिए, अपने अपनी प्यास को बुझाने के लिए उसने जब देखा चारों तरफ, तो उसने देखा कि एक बार जब वो, उसके घर में जागरण था, वहां पर एक लड़का, यश नाम का लड़का वहां पे जागरण में आया। तो जागरण में जैसे उसने उसको देखा, तो एक प्यासी, तड़पती हुई कोई लहर आए, तो उसको अगर उसके हिसाब का कुछ मिल जाए, तो वो उसको फट से पकड़ लेता है। तो यश को देखते ही उसके अंदर एक ऐसा भाव भागा, ऐसा भाव जागा, कि उसको उससे लगाव हो गया। और उधर से यश के मन में भी ऐसा भाव आने लगा देखते ही, कि ये बहुत प्यारी है। इधर दोनों का जो लगाव बढ़ा, तो धीरे 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 जो उसने अपनी दिल की बातें है उसको कहने लगी, तो उन दोनों का जो प्यार बढ़ा। तो वो बच्ची क्या करती थी कि अपने दिल की, अपने, मेरी माँ ने ये बोला, बहन ने ये बोला, इसने ये बोला, उसने बोला, रोना धोना प्यार व्यार करना सब उससे शेयर करने लग गई। जब वो शेयर करने लग गई, तो वो उसका बिल्कुल दोस्त इतना प्यारा था, उसका दोस्त इतना प्यारा था कि उसकी हर परेशानी को सुनता था, समझता था, और बड़ी समझदारी से उसको जवाब देता था। जी। तो उसने पाया कि मेरी प्यास यहाँ से गुजरी है। एक तो उसके जवानी का दहलीज आ गया, जी, बिल्कुल। आते आते बड़े होते। और उसके बाद उसका फीलिंग का ब्लैंक्स हो रहा था।
जो वो चाहती थी उसको मिल रहा था, वो बात कर पाती थी, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाती थी, अकेलापन उसको नहीं खल रहा था। तो जो कहते हैं ना, लाइफ की जो मुश्किलात थी, जो लाइफ की स्ट्रगल्स थी, तो हम्म। उसको कैसे उसने ओवरकम किया फिर? हाँ, वो उससे क्योंकि बातें हर करती थी। हर हर बंदे के जीवन में कुछ ना कुछ तो उतार चढ़ाव होते हैं। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि जब जीना है तो उसमें कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे आपने लिखा है ना, मुस्कुरा के गम का जहर पी जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। तो हाँ ये जो लाइन जब उसने लिखी होगी, जब जब बोली होगी, तो इसका मतलब है कि उसने अपनी मुश्किलों के से जूझना सीख लिया था। जी। जी। तो धीरे धीरे जैसे यश जिस घर से आता था, यश जिस घर से आता था, वो घर में सबसे बड़ा था और स्वालिनी सबसे छोटी थी। जी। तो अब क्या हुआ कि इधर तो स्वालिनी अपने कॉलेज में पढ़ रही थी, इधर उसके घर में शादी के लिए बातें चलने लग गई हम्म। कि उसकी शादी हो जाए, क्योंकि उसके घर में जो बुजुर्ग थे वो वो भी ये थे एस्ट्रोलॉजर थे। उनको पता लगा कि मेरी डेथ होने वाली है, तो देखा उन्होंने हमारा खानदान तो इतना बड़ा है, कोई ऐसी लड़की मिल जाए फटाफट, 1 महीने में कई लड़की मिला करती है। तो उनको पता लगा कि यश की एक दोस्ती है किसी लड़की से, तो उससे बात की जाए। तो उधर स्वालिनी जहाँ कमरे में रह के अपना बाहर जाके ग्रेजुएशन कर रही थी किराए पे कमरा लेके, वहां पे उसके फादर रहते थे बाहर कलकत्ता में, तो वो टूर पर आए हुए थे। उनको यश के मम्मी पापा को इस बात का पता लगा। यश ने अपने मम्मी पापा को दबाव डाला, आपको अगर मेरी शादी करनी है तो मैं स्वालिनी से करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। आपने मेरी जबरदस्ती शादी कर दी अगर, तो फिर आप अपनी बहू को अपने पास रखना भैया, मैं नहीं, वो आपकी बहू होगी, मेरी नहीं होगी। उसने दबाव इतना डाला कि उसके मम्मी पापा को आना पड़ा हम्म। शालिनी के पापा से बात करने के लिए। इधर शालिनी तैयारी कर रही है ग्रेजुएशन की, और इधर उसके घर वाले यश के घर वाले घर आ जाते हैं कहने के लिए कि हमें आपकी बेटी चाहिए, 1 हफ्ते में चाहिए, हम्म। हमें 4 कपड़ों में दे दो, हमें 1 हफ्ते में लड़की चाहिए। तो ये जो बातें हैं उसको पता लगती है, उसको कॉलेज जाना था अपना रोल नंबर वगैरह लेने के लिए। तो जब वो जाने लगे बात करके, तो उसके पापा ने बता दिया था कि ऐसे ऐसे रिश्ते के लिए आए हुए हैं। तो जब वो गाड़ी में छोड़ के जाने लगी, गाड़ी में छोड़कर जब वो जाने लगी, मतलब जब वो लोग जाने लगे घर में, तो स्वालिनी ने अपने जो शादी के लिए बात करने आए थे उनको बोला मेरे को कॉलेज में छोड़ दो, हम्म। कॉलेज में छोड़ दो। तो जब वो कॉलेज में छोड़ा तो उन्होंने जब वो गाड़ी से उतरी तो उसने अपने ससुर से बोला कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर मैं रोल नंबर लेने के लिए जा रही हूँ, अगर रोल नंबर लेकर आऊं, जो मेरी डेट आखिरी है उसके दूसरे दिन ही मेरी शादी कर देना, 1 हफ्ते में मत करना। हम्म। तो उन्होंने ऐसी करा, 1 हफ्ते बाद उसकी शादी हो गई यश से। तो इस तरीके फिर से फिर गृहस्थ हाँ जीवन चला, फिर वो सारा उसमें से उसने शादी हाँ, के बाद उसने पढ़ाई करी। तो हम्म साथ साथ में, तो मैं देख रही थी कि लास्ट चैप्टर में आके, तो मैं देख रही थी कि वो अमेरिका पहुंच जाती है। हम्म। ठीक है। तो अमेरिका अपने हस्बैंड के साथ वो अमेरिका पहुंच जाती है, वहां आके वो कॉलेज में एडमिशन लेती है, वहां हाँ हाँ आके वो पढ़ाई करती है। हाँ हाँ तो बड़ा आपने उसको एंडिंग में आपने बहुत हैप्पी एंडिंग करी है उसकी। तो ये कैसे हुआ कि वो कैसे अमेरिका पहुंच के और कैसे दोबारा से उसको पढ़ने के लिए, मतलब बच्चे बड़े बड़े हैं, बच्चे जॉब्स कर रहे हैं, अब सारा बच्चे सब अपने अपनी जगह पे सेटल्ड हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्या हम पढ़ाई करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों? हाँ। एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे स्वालिनी ने अपनी जिंदगी चलाई है आगे, तो बच्चे हो गए, बच्चों को पालते हुए वो आगे बढ़ती है। तो एक उसका बच्चा, जो बड़ा बच्चा है वो विदेश में चला जाता है, वहीं पे सेटल हो जाता है। बेटी की जो है वो शादी हो जाती है बनारस में, वो वहां पे जाके सेटल हो जाती है। तो अब क्या होता है कि अब इसको लगने लग जाता है स्वालिनी को और यश को कि हम अकेले हो गए, हमने दोनों की शादी कर दी, अब हम अकेले हो गए। तब उन लोग ने निश्चय किया इस बात का कि हम थोड़ा समय अपने बेटे बहू के पास निकालेंगे और थोड़ा समय हम लोग जो है अपनी बेटी के पास निकालेंगे। ऐसा उन्होंने अपनी जिंदगी को सेट कर लिया। हम्म।
तो जिस समय वो विदेश में आई तो उसने उसके बेटे ने और बहू ने उनको समझाया कि यहाँ पे बड़ा अच्छा सिस्टम है, यहाँ पे उम्र वगैरह उम्र का कुछ नहीं होता, आप किसी भी उम्र में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसको मालूम था बेटे को कि माँ को पढ़ने का शौक है, आगे बढ़ने का शौक है, लिखने का शौक है, शौकीन माँ है। तो उसने आइडिया दिया कि यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी भी जा सकती हैं, एजुकेशन भी ले सकती हैं, और आपको यहाँ की जानकारियां भी मिलती रहेंगी, घर बैठ के आप क्या करेंगी। तो उसने और उसकी बहू ने मिलके स्वालिनी को और यश को, दोनों को कॉलेज में एडमिशन तो दिला दिया, पर उनको ये डर था कि कहीं वो ठीक ठाक आ पाएंगे या नहीं। तो कॉलेज जाने के लिए उसी तरीके का बैग लगाना, उसी तरह की कॉपियां किताबें दिलाना, उसी तरह से पेन और रबड़ वगैरह दिलाना, जैसे स्वालिनी दिलाया करती थी बच्चों को, यश दिलाया करते थे, ऐसे उन बहू ने बेटे ने तैयार करा अपनी मम्मी पापा को। और वो छोड़ने जाता था पहले एक बार। पहले तो उसने घर कॉलेज सिखाया, कॉलेज है कहाँ दिखाया, फिर उसको रास्ता बताया किस किस तरह से बस में आना है। फिर इस तरीके से उसने सेट करा अपने मम्मी पापा कि अब जाया करो आया करो, तो उन लोगों ने पकड़ लिया अपनी, क्योंकि पढ़ने का शौक था ही दोनों को, जाया करते थे, फिर कॉलेज लाइफ वापस आ गई। तो आगे आपको से क्या आगे। लगता है कि स्वालिनी की प्रेम तपस्या सफल हुई? हाँ, एंड हर तपस्या पूरी होती है अगर वो टूटे ना, अगर वो बिखरे ना। क्योंकि बहुत मतलब पूरी हैप्पी एंडिंग है। मैंने जो पढ़ा है, नॉवल पढ़ा हम्म है, तो उसमें मतलब मेरे को वहां पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं नजर आया। तो आपने पूरा उसको ऐसे किया है कि हाँ, अब सवालिनी की जो लाइफ जो है, जो उसकी प्रेम हम्म, तपस्या है, हाँ वो हाँ। वो संपूर्ण है। लेकिन उसमें फिर भी एक लाइन आपने जो लिखी है कि एक प्यार के लिए तड़पती स्वालिनी की प्रेम तपस्या, मतलब वो हम्म सारी उम्र तो वो तड़पती रही, लेकिन आपने एंड जो था उसका बहुत उसको इस तरीके से करा कि उसको हैप्पी एंडिंग करी। तो हम्म मैं आपकी इस प्रेम तपस्या के लिए आपको एमडब्ल्यूसी की तरफ से, मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, खुश आमदीद कहती हूँ इस किताब के लिए। अब मैं सबको किताब दिखा रही हूँ, आप देखिएगा कितना सुंदर सा वर्क बनाया है इन्होंने। दिख रहा है आप सबको? मीरा मीरा जैसे इन्होंने आगे बनाई है। ठीक है, ये ये देखिए, पूजा की थाली है ये आगे। देखिए, ये देखिए प्रभा जी बैठी हुई हैं। ये प्रभा जी की पहली फिक्शन आई है, प्रेम तपस्या। तो जो इन्होंने वुमेन के बारे में, एक एक लेडी के बारे में, कि उसने कैसे अपनी सारी लाइफ को, जैसे उसका स्ट्रगल चल रहा था, कैसे वो यहाँ तक पहुंची है, उसकी प्रेम तपस्या जो है वो सफल हुई है। तो मैं अब प्रभा जी आपकी तरफ आती हूँ। प्रभा जी, जब आप कविताएं भी लिखती हैं, राइट, है ना? तो आपको जब आप लिखने पे आती हैं, तो क्या आपकी फैमिली आपके साथ कोऑपरेट करती है कि आपको जो चाहिए, आपने लिखना है, आपने पढ़ना है, आपने बैठना है, तो कैसे? मैं वो पूछना चाह रही हूँ। आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, क्या क्या उनका क्या होता है? हाँ, ये जो बुक लिखी गई है, जी। ये मेरे दामाद ने और बेटी ने छपवाई है। जी। क्योंकि मैंने किताब तो लिख दी थी, लेकिन इसमें आगे काम नहीं कर पा रही थी, मेरी बेटी मुझ पे पुश कर रही थी, मम्मा इसको पूरी करो, हम्म। मम्मा इसको पूरी करो। मैंने कहा बेटा कहाँ छपवाऊंगी, वो नहीं हम कर देंगे। बेटा, दामाद ने और बेटी ने इसको बार बार इसको पढ़ के, और क्या कहती है इसको, ये एडिटिंग वगैरह करी है उसने, जितने बच्चे कर सकते थे उन्होंने जी। अपनी तरफ से एडिटिंग करी है। हम्म। और फिर वो छपवाई है। अब उन लोग ने पुश किया है हमें कि मम्मा आपकी जो संकलन है किताबों के वो आने चाहिए, आप हमें संकलन भेजिए, अपनी कविताएं भेजिए। हम्म। अब दूसरी बुक आने वाली है, वो कभी वाह, कविता के उसके लिए भी संकलन आएगा। खुशामदीद कहते हैं हम आपको। तो मेरे को लगता आपके दामाद ने भी कुछ आपकी किताब के बारे में बोल के ऑडियो भेजा है। अगर हो सकता है मैं ऑडियो चला देती हूँ, देखती हूँ ऑडिबल है कि नहीं है। एक सेकेंड। नमस्कार। हाल ही में मैंने वरिष्ठ लेखिका श्रीमती प्रभा जी का नवीनतम सामाजिक उपन्यास प्रेम सुन तपस्या पढ़ा। सुन रहा है? सबसे पहले तो मैं इस उपन्यास को 5 स्टार रेटिंग देना चाहता हूँ। ये कहना वैसे तो अतिशयोक्ति होगा, पर कहना चाहूंगा कि मैं इस उपन्यास को
प्रेमचंद जी की श्रेणी में रखना चाहूंगा, क्योंकि उपन्यास में मुझे सबसे ज्यादा खास बात ये लगी कि ऐसा नहीं लग रहा कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये कोई स्टोरी सुना रहा है। पूरी पिक्चर आंखों के आगे घूमती रही कि कैसे एक युवती के बाल्यकाल से प्रौढ़ावस्था तक उसकी लाइफ में रोलर कोस्टर की तरह चली, कभी वो गिरी उठी गिरी उठी गिरी उठी। तो वो एक बहुत ही ज्यादा मनोरंजक भी था, और कई बार तो किसी किसी अध्याय में आंखों में आंसू आ गए, मन को झकझोर रख दिया इस उपन्यास ने। मैं लेखिका को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स और बधाई देना चाहता हूँ, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग हर another novel as soon as possible. Please best wishes, और आप ऐसे ही अच्छे अच्छे उपन्यास हमें देते रहे, हमारा मन लगाते रहे। थैंक यू सो मच। ये जो ऑडियो है ये ससुर साहब की तरफ से। हाँ जी। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और इस जिंदगी में यदि प्रेम नहीं तो आनंद भी नहीं। प्रेमी और प्रेमिका मायने नहीं रखते। प्रेम का मतलब बड़ा विशाल है। हम सबसे प्रेम से मिलें तो एक बड़ी बात है, और यह मन और भावनाओं के अंदर मन और भावनाओं के अंदर द्वंद्व में फंसा होता है। अतः प्रेम एक तपस्या है जो सब में विभिन्न रूपों में पाई जाती है। परंतु सात्विक प्रेम करना वास्तव में एक तपस्या ही है। त्याग भावना सबके अंदर अच्छे भाव जगाती है। प्रेम के बीज अंकुरित करके अपनापन सिखलाते हैं। बहुत 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 मुबारक आपको प्रभा जी, बहुत मुबारक। हैं तो दो तीन और भी हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके साथ आपकी डॉटर इन लॉ रोमिका बैठी हैं, आपका बेटा बैठा है, आपके हस्बैंड बैठे हैं, तो मैं उनसे एक एक मिनट के लिए ज़रूर चाहूँगी कि वो जी जरूर। आपके बारे में मेरे से बात करें। जी रोमिका, रोमिका Hello प्लीज। everyone. वेलकम वेलकम। Thank you so much. This Prem Tapasya, this is a story for me. It's showcasing women's empowerment. Is about like woman is like love, woman is like care, woman is nurture, woman is encouragement, woman is strength, and woman is moreover is kindness. वो एक ऐसी दया से भरी हुई चीज है कि उसका मुकाबला और कोई किसी और से किया नहीं जा सकता. And this story is about a woman named Swalini. उसके बारे में दिखाया कि how she keeps on going through her journey in spite of इतने challenges, इतने hurdles के बावजूद. So I am so impressed by her ability to capture the expression of human emotions. And उन्होंने इतनी डिटेल में हर चीज कैप्चर करी है कि आपको लगता ही नहीं कहीं कि आपने कुछ मिस किया हो. मतलब आपको मौका ही नहीं दिया जाता कि हाँ काश ये होता या ये मिस होता, ऐसा कुछ भी नहीं है. और उन्होंने शी हैज क्रिएटेड truly unforgettable characters and their journey in her life. और समवेयर मुझे बीच में थोड़ा सा कुछ पार्ट्स में रोना भी आया, बहुत रोना आया कि it was so similarity with I would say with lot of women. बहुत women हैं जिनकी लाइफ के बारे में यही सब चीजें दर्शाता है, कितनी पेन, कितनी हर्डल से वो गुजरती हैं, उसके बावजूद वो जो नारी है वो फिर उठ के खड़ी हो जाती है. So I want to congratulate Mama. Your writing is so beautiful. You know the right word for the right moment. So without taking too much of time, मैं एक पोएम डेडिकेट करना चाहती हूँ ममा को श्योर और श्योर, उनकी किताब को. तो मेरी हिंदी इतनी बढ़िया है नहीं, but कोई बात still नहीं, कोई बात I नहीं। hope I'm able to make you नहीं understand. इट्स This ओके। this poem is on स्त्री. स्त्री त्याग का दूसरा नाम है. यह तो इस जगत में सर्वदित ही है, परंतु स्त्री स्वयं अगर कभी यह चाहे भी तो किस प्रकार अपने जीवन को त्याग, तपस्या, तितिक्षा, नियम, कर्तव्य
भावना, दुख, संताप, हम्म, कष्ट एवं निरंतर घटित होते परिवर्तनों से मुक्त कर पाए। मुक्त कर जब जब इस सृष्टि के उत्पत्ति काल में संसार के समस्त प्राणियों का रक्षण पोषण करने वाली, उनकी पीड़ाओं का भार अपने हृदय में धारण करने वाली माँ धरती स्वयं ही विराजमान है, स्त्री के मस्तक पर गोल बिंदी के रूप में स्त्री क्या है। बात है, क्या बात है, क्या So बात बहुत this सुंदर। poem I'm वाह, धरती dedicating के माथे पे dedicating बिंदी, to her. वाह 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 वाह, क्या मेटाफोर है, क्या Yeah, बहुत सुंदर, thank बहुत you so much. थैंक Thank यू you so सो much. मच रोमिका। Thank मुझे you. भी यही लग रहा था, मैं जब ये बुक पढ़ रही थी तो मेरे को ये नहीं लग रहा था कि मैं पढ़ रही हूँ। मेरे Hmm. सामने भी पूरा जो ऐसे कहते हैं ना, पिक्चर चल रही है। वो Yeah, करेक्टर्स मूव कर रहे थे, वो मतलब absolutely. जिंदा थे, लाइव थे वो बिल्कुल. ऐसे नहीं लग रहा था कि वो फिक्शन चल रहा है, इमेजिनरी हम पढ़ रहे हैं कुछ, लेकिन वो Yeah. चल रहे थे, उसको मतलब लग रहा था कि कुछ है। And तो she was थैंक यू सो beautifully मच रोमिका, done. थैंक्स Thank फॉर you so ज्वाइनिंग। much. तो अब राजिंदर जी से बात करते हैं हम। जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, स्वागत है जी आपका। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने प्रभा जी को इतना मान दिया और हमारी आपकी खुशकिस्मती। कमेटी के अंदर हमेशा ही इनको सम्मानित और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता रहा है। जी, किसी तरह के भी प्रॉब्लम हो तो ये अपना घर समझ के वुमेन्स मॉल्टन मॉल्टन वुमेन्स सोसाइटी में जो है ये डिस्कस करके उसको सॉल्व कर लेती है। जी, इन्होंने जो ये प्रेम तपस्या बुक लिखी है, हम्म, ये इनका पहला प्रयास है। हम्म, प्रयास तो इन्होंने छोटे छोटे और भी किए हैं काफी अपनी जिंदगी में। जैसा कि इनको शौक है कि ज्ञान बांटने का और ज्ञान अर्जित करने का। हम्म, इन्होंने स्कूल भी चलाया, 30 साल अपना स्कूल चला इंडिया में, मेरठ के अंदर क्वीन मैरीज एकेडमी के नाम से। हम्म, यहाँ के ये प्रिंसिपल रही, खुद इन्होंने अपने आप सारा कंट्रोल और हर चीज करी। हम्म, तो इनमें जिज्ञासा थी कि मेरे अंदर जो है हम्म, टैलेंटेड वो बच्चों को बांटूं हम्म, और जिससे वो परिवारों में जाए। अगर एक परिवार का बच्चा भी सुधर जाता है तो समझ लो परिवार बहुत अच्छे तरीके से आगे चल सकता है। जी, और उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव में आया। और आने के बाद में ये रहा कि काफी परिवार जो है वो सुधर गए। अब बुक का जहां तक हिसाब है, इन्होंने बुक अपने हिसाब से जो लिखी है बहुत अच्छी है। और एक नारी जाति के को जागृत करने के लिए या अपनी प्रॉब्लम्स जैसे जैसे इन्होंने स्वालिनी में ढूंढी हम्म, उसको सॉल्व करने के लिए, आगे लेडीज को कोई प्रॉब्लम ना हो वो भी। हर लेडीज के लिए या परिवार में ये सब ऊंच नीच बातें आती रहती हैं। हम्म, मैंने भी बुक को पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आश्चर्य हुआ कि इतनी अच्छी किताब इन्होंने लिख के समाज को दी है, जो हम्म, कि बहुत एक अपने आप में खूबसूरत है। पहली बात तो इन्होंने गागर में सागर भर दी। जी, बिल्कुल, जैसे छोटी सी गागर के अंदर सागर भरते, एक मिसाल है ये, हम्म, कहावत है। जी, तो वो चीज इसके अंदर है। जो भी इसको पढ़ेगा उसमें कुछ ना कुछ चेंज अपने में, अपने परिवार में या अपने आस पड़ोसियों में या अपने फ्रेंड्स में जरूर आए। इस किताब को लिखने का उद्देश्य इनका यही था कि जो स्वालिनी के साथ प्रॉब्लम हुई है हम्म, वो आगे औरों के साथ ना हो पाए। हम्म, तो ये अपने आप में किताब बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है और सबको पढ़नी चाहिए और पढ़वानी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैंने तो जब बिल्कुल। इस हम किताब हम को इसके बारे में भी बात करते हैं कि हम कैसे इनसे किताब ले सकते हैं सब लोग बाकी। तो थैंक यू सो मच राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपके थैंक यू। इतने अच्छे वर्ड्स के लिए, अल्फाजों के लिए। तो सुमित है आपके पास? जी जी। जी, बिल्कुल, वेलकम सुमित, थैंक यू। वेलकम टू मॉल्टन वुमेन काउंसिल। थैंक यू। मेरे साथ मेरी सासू माँ भी बैठी हैं। ओह वाओ, क्या बात है, वेलकम जी, वेलकम।
आई थिंक रोमी ने और पापा ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस करा। आपने बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछे। Thank दे you वर so वेरी much. वेरी गुड। ऑल आई कैन से इज आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय मदर। उनकी एक्सप्रेशन से शी हैज बीन वेरी एक्सप्रेसिव फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अपनी वो तरह तरह की चीजें अपनी कविताओं के थ्रू निकालती थी, एंड शी वाज राइटिंग एवर सिंस आई रिमेम्बर। उनकी बहुत सारी डायरीज बनी हुई हैं एंड थिंग्स, लेकिन ऑल दी श्रेय जो सारा श्रेय जाता है वो सारा जाता है मेरी बहन को और मेरे जिया जी को, जिन्होंने उनको इनकरेज करा to get it down to the print. I was not in that mind space here to do any of that part. But now once it has come to fruition, इसको पढ़ के बहुत अच्छा लगा। जब मैंने हाथ में लिया इस बुक को, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था पढ़ने का to be ready for today's event and things, but I took some time off and things, और जब मैंने पढ़ना शुरू करा I could not keep the book down. एक ही रात के अंदर मैंने 17 चैप्टर्स पढ़ लिए, and the next day I finished up everything. So literally in few hours, in 2 days, I was able to finish up everything. लेकिन when I see this, जिस तरह से expression है and everything, it is amazing. जो मेरे को स्ट्राइक करा वो ये स्ट्राइक करा कि यस आई थिंक एक औरत की जिंदगी डेफिनेटली एक प्यार से शुरू होती है, लेकिन आई थिंक जो उन्होंने ट्रांजिशन दिखाया कि एक फिजिकल प्यार से टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, एंड Spirituality. दैट्स हाउ द जर्नी शुड बी गोइंग फॉर ऑल ऑफ अस। Yes. हम लोग फिजिकल तौर पर अपने रिलेशनशिप्स में प्यार ढूंढते रहते हैं। उन्होंने इसके अंदर जैसे ट्रांजिशन दिखाया अपने गुरु की तरफ, भगवान की तरफ, अपने आप में लीन हुई, रियल में उनका फिर नाम स्वलिनी वो फिर वैलिड हो जाता है कि वो वाकई में उन्होंने भगवान को अपने अंदर ढूंढना शुरू कर दिया, अपने गुरु को उन्होंने अपने अंदर ढूंढना शुरू कर दिया, उनके गुरु उनके अंदर समा गए थे। सो आई थिंक देयर इज अ लर्निंग हियर फॉर एवरीबॉडी कि आप जरूर भूखे होते हो, आप जरूर आपके अंदर तड़प होती है, आप बाहर से चीजें ढूंढते हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो आपकी जो खुशी है वो आपके अंदर ही है। अंदर होती है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड जर्नी, एंड एट द एंड ऑफ इट जैसे आपने कहा कि वो बाहर दूसरी कंट्री में ट्रांजिशन हो गई एंड इट वाज अ हैप्पी एंडिंग, वो होना ही था। जब आप अच्छी चीजें अपने लिए करते हो एंड ऑल दोस थिंग्स, सो हैप्पी एंडिंग्स होते ही हैं। होते So हैं, होते that's हैं। Yeah, it so happens. that's Yeah. that's how it is. So I feel very happy and proud of not just Mama, but with my sister and my Jijaji as well. Kudos to them that they took initiative, got it all done and everything. But I'm very happy and very proud of my mom and my father as well. Papa ki support ke bina bhi ye cheezein Yes, nahi ho pati. of So, course. he had been a very strong force behind her as well, to be able to give her space ताकि वो लिख सके, सब चीजें कर सके. And I hope with this encouragement that she is getting now, that she's going to get even better at this. She'll continue, and just very very happy. God bless her. God bless all of you as well to be here. आप सब लोग, आपसे सबसे पहली बार मुलाकात हो रही है, सब बड़े हैं यहाँ पर। आप Thank सबको you so बहुत बहुत much and प्रणाम। congratulations for your mom. Thank you. कहते हैं ना, मैं इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था ना स्वालिनी के लिए। मैंने तो बुक पढ़ी है, तो मुझे पता था कि वो कैसे अपने आप में जब लीन हो जाती है तो फिर वो परम आनंद की सिचुएशन में जाके तो फिर हैप्पी एंडिंग तो बनता ही है। उसमें आप क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ सकते, तो इसीलिए मैंने बात करी थी। थैंक यू सो मच सुमित फॉर ज्वाइनिंग अस, इतने काइंड वर्ड्स के लिए। थैंक यू सो मच। तो मैं अब अपना फ्लोर ओपन करती हूँ आप सबसे। अगर आप कुछ प्रभा जी से बात करना चाहते हैं तो हमारे पास 5-10 मिनट हैं नेक्स्ट सेशन से पहले, तो आप प्रभा जी से बात कर सकते हैं। तो फिर आप लोग बात करें, पहले पूछ लें कुछ अगर पूछना है तो, उसके बाद फिर हम प्रभा जी से 1-2 कविताएं सुनेंगे, तो फिर हम नेक्स्ट सेशन जो है वो शुरू करेंगे। जी, किसने पूछा? नरिंदर जी। यस। हेलो प्रभा जी, कांग्रेचुलेशन। बहुत बहुत Thank बहुत you. अच्छा लगा, और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ये नॉवल ना आपकी लाइफ के साथ मिलता जुलता ही है।
ये नेचुरली हो जाता है, अपनी बात तो आई जाती है। तो आपने ये कहाँ से पब्लिश करवाई है कि, और कितना टाइम लगा आपको? मैंने इंडिया से करवाई है, क्योंकि मेरी बेटी और दामाद ने इसको करवाया है। मैंने तो बुक दे दी थी उनको। मेरी टाइम की बात ये है कि मेरी बेटी की शादी थी 2023 में, एंड में। तो मैं किताब कह रही थी, मम्मा मुझे किताब दे जाओ, मैं इसको छपवा दूंगी। तो उसके बाद वो बिजी हो गई अपनी बेटी की शादी के बाद। तो समझे 1 साल तो लग ही जाता है ना, ससुराल में देना लेना, उसमें 1 साल यूं निकल गया। अब 24 आया तो उसने मेरी किताब छपवाने के लिए कोशिश करनी शुरू कर दी। तो उसकी सास को कैंसर हो गया, वो उसमें बिजी हो गई। फिर उसके बाद जब दूसरी बार कोशिश करी, इसमें भी तूफान आए हैं किताब बनाने में भी। और जब दोबारा से इसने कोशिश करी, तो हम लोगों की, इनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, तो हमको दिल्ली जाना पड़ा थोड़ा सा काम वाम के लिए। तो ये रुक गई बीच में। मेरे हिसाब से ज्यादा देर नहीं लगती, मेरे को तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई हैं बीच बीच में, इसकी वजह से मुझे नहीं लगता ज्यादा देर लगती है। तो आपके मतलब पेमेंट भी की वहाँ कितने की लगी? हाँ, पेमेंट मैं उसको क्या बोलूँ तो वो नरेंद्र जी, हम वो आप प्रभा जी से वैसे बात करके पूछ लीजिए, अगर किताब हाँ, के बारे में कोई बात करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा कोई भी हिंदी पब्लिशर नहीं मिला मुझे, मैं सारा ढूंढ ढूंढ के, मतलब नरेंद्र जी, लैपटॉप पर भी सारे। तो क्योंकि आई हैव रिटन सो मैनी थिंग्स, और कुछ मेरी पब्लिश भी हुई हैं मेरे पास मैगजीन्स में, तो वो पढ़ी है मेरे पास। तो आई हैव रिटन नॉवेल्स ऑल्सो, पर मैंने पब्लिश नहीं प्रभा करा। जी से हम डायरेक्ट बात कर लेंगे, तो आप ओके, से पूछिए। यस, और थैंक यू। थैंक यू सो मच नरेंद्र जी। आ, किसी और ने कोई बात करनी है? हाँ जी, प्रभा जी, जी वृंदा जी, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रभा थैंक जी, यू, एंड थैंक साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल। एंड यू। ये हम लोग आपका अमेज़न में है नॉवल, ये हाँ जी। इज इट नहीं अवेलेबल ऑन अमेज़न और? नहीं, अभी नहीं है, अभी अमेजोन पे नहीं है। तो अभी Yes, तो at this point, अभी ये सेल के लिए अवेलेबल नहीं है. We just got the ओके just the pre copies at this moment. ओके, But based on the response and things that we may get, we'll open up that conversation. Ki, how do we make it available normally for everybody? So it was just that. Let's say it's just like a soft launch internally. या तो इट साउंड्स लाइक अ स्टोरी ऑफ एवरी लेडी, या जो मैंने बिल्कुल आप बहुत सबके साथ कनेक्ट करती है। जी। अब वृंदा जी, ऐसा है कि उन्होंने एक कॉपी हमें दी है, माल्टा वुमेन काउंसिल को दी है। तो अगर हम कभी भी इन पर्सन मिलते हैं, तो अगर आपको चाहिए होगी तो मेरे को आप कह सकती हैं, तो मैं आपको दे सकती हूँ पढ़ने के लिए। ठीक है ना? ठीक तो है, ये नेक्स्ट, या ये श्योर। वैसे तो ये उज़्मा की लाइब्रेरी में चली जाएगी ये बुक। तो प्रभा जी, अगर मेरे को देनी होगी तो अलग से मैं ले लूँगी, लेकिन ये जो बुक है, ये उज़्मा की लाइब्रेरी के लिए है, एमडब्ल्यूसी की लाइब्रेरी के लिए है। तो वो वहाँ जाएगी, वहाँ से कोई भी लेके इसको पढ़ के फिर वापस कर सकता है। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अभी किसी और ने बात करनी है? कमलजीत जी, आप मुबारकबाद तो सब दे सकते हैं एक एक मिनट कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रभा जी, काफी आपने औरतों के लिए काफी, मुझे नहीं पता था आप भी देहरादून से, मैं भी देहरादून से हूँ। अच्छा। जो हर्षा, That's great, थैंक यू, wonderful. थैंक यू। हर्षा, हर्षा आप म्यूट है। हर्षा, आप म्यूट हैं, आपने हैंड रेज किया है। हुआ क्या? हाँ, हो गया, हो गया, हो गया। हाँ, मैं पूछना चाहती थी, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी किताब लिखी है। तो थैंक यू। कितना टाइम लगा आपको लिखते हुए? देखिए, ये तो जब लेखिका को जो आप लोग लिखते हैं, आप जानते ही हैं, जब लेखिका लिखने बैठती है तो वो दूसरी दुनिया में होती है ना, हाँ, फटाफट लिखती है फटाफट अरे लिखते हैं। चलो, ये एक्चुअल में, ये मेरी मेरी वो है, समधन है, वो भी थोड़ा सा बात करना चाह रही थी, कहती मेरी भी बात कराओ, मैं भी बोलना चाहती हूँ। क्या वो बोल सकती है बीच में थोड़ा? जी 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 जी, 1 मिनट के लिए बोल सकती हैं जी। आपका कमेंट भी आ रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस के नमस्ते आपके जी। लिए। जी नमस्ते, जी नमस्ते। जरा फेस ऊपर को कर ये, दो। ये हाँ, मेरी छोटी सिस्टर है, मेरी समधन नहीं है। जी और इनका जो स्वभाव है वो मेरे से इतना मिलता है कि इनसे मेरा बड़ा प्यार है। हाँ हाँ
इनकी बुक जो लिखी है इन्होंने, इससे सीखनी चाहिए भाई कैसे करना। देखो इंसान की जिंदगी ऐसे ही बनती है, एक दूसरे से बांट के जिंदगी बनती है बंदे की। तो मैं बहुत खुश हूँ और मेरा बड़ा गर्व है इनसे, और मैं इनको इतना प्यार करती हूँ कि थैंक ये यू नहीं सो होती घर मच। में मेरा मन नहीं लगता। मैं थैंक इनको बोलती हूँ नहीं जाए मेरे पास बैठो, मेरा मन नहीं लगता। इनसे यू। बहुत प्यार है मेरा, बहुत थैंक प्यार है। यू। परमात्मा थैंक इनको और दे, और और बुद्धि दे, ज्यादा दे, हिम्मत दे, जो इतनी अच्छी बुक लिखे। जी, थैंक बहुत यू, बहुत अच्छा। थैंक शुक्रिया। थैंक बहुत थैंक शुक्रिया। यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने आपको चैट बॉक्स में भी कॉन्ग्रेचुलेशंस भेज दी हैं आपके लिए बहुत। तो हम दिल से ये इस किताब को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। और थैंक यू, आपकी कलम को कहते हैं कि चार चांद लगें और आप थैंक यू। अच्छा अच्छा लिखें। अब हम आप अच्छा कमलजीत जी जी। नहीं सो मैं भी प्रभा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि थैंक यू। आई कैन फील के जब लिखने बैठते हैं तो ये नहीं रहता है कि कितना टाइम लगा। आप सोचते रहते हो सोचते रहते हो सोचते रहते हो, महीनों कई बार साल भी लग जाते हैं, लेकिन द मोमेंट यू सेट तो फिर वो सटपट दौड़ता है, फ्लो में जैसे चलता घोड़ा है, दौड़ता है फ्लो। ना, फिर उस न फ्लो दिन में न रात, आप कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ फिर फिर वो नदी की एक फ्लो रवानी में रोक आप नहीं सकते। हाँ एक फ्लो में आप लिखते रहते हो। तो जी। बहुत अच्छा आपने एक करेक्टर लेके हाइपोथेटिकल उसका नाम रखा स्वालिनी, और आपने पूरा पोर्ट्रेट किया कि औरत संघर्ष से तपस्या से निकलती है और जैसे सोना कुंदन बन जाता है, तो उसी जर्नी को तय करते हुए फिर आपने हैप्पी एंडिंग की है। तो दिस मीन्स कि आपके दिमाग में भी ये था कि जो जो हमारा ये समाज है जिसमें हम रह रहे हैं, गुजर रहे हैं, जिसमें औरत रह रही है अभी भी, तो ये औरत के लिए तो अभी भी ये संघर्ष से भरा हुआ ही समाज है। उसको खुद को इनिशिएटिव लेके अगर कुछ करना चाहे तो वो कर भी सकती है, लेकिन इसमें राइडर ये है, कंडीशन ये है कि जब एनवायरनमेंट का, समाज का या फैमिली मेंबर्स का हमें साथ मिलता है तभी वो फिर कौन कंडीशनल हो गया। मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि अगर हमें फैमिली मेंबर्स की सपोर्ट नहीं मिले, हमारे घर में जो मर्द साथी हैं वो हमें सपोर्ट ना करें, तो हमारी चाहे जितनी मर्जी हम सीरियसनेस हो जाएं, हम फील भी करें, करना भी चाहें, तो भी मुझे लगता है कि वी वोंट बी वो एबल जर्नी टू डू जर्नी दैट। वो हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती। हाँ हैप्पी एंडिंग चलो, नहीं होएगी। उसका और जवाब मैं फिर आपको देना एक चाहूंगी। हाँ हाँ आप हाँ इसका जवाब मैं देना चाहूंगी जी। कि आपको ये वाली बात सुन के आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि जिस समय भगवान रचना कर रहे थे ना पुरुष की, पुरुष तो पौरुष है, या पुरुष तो पौरुष है, भगवान ने रचना कर डाली, एक क्या दो क्या तीन क्या बनाते चले गए बनाते चले गए। लेकिन नारद जी को दिखाई दिया कि भगवान बहुत देर से बाहर नहीं आए, महीनों हो गए यार, बाहर नहीं दिख रहे, भगवान चले कहाँ गए। तो नारद जी तो कहीं भी जा सकते थे, उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट करी और पहुंच गए विष्णु जी के पास। तो लगे देखने की वो ना एक जैसे पुरुष बना रहे हैं ऐसे ऐसे एक फिगर बना रहे हैं। कहती क्या कर रहे हैं आप, इतनी देर से महीनों आपके दर्शन नहीं हुए। कहते मैं स्त्री बना रहा हूँ भाई, मैं स्त्री बना रहा हूँ। कहते स्त्री बना रहे हो, पुरुष तो आपने इतने सारे बना दिए, आपने स्त्री में इतनी देर लगा दी, ना खाना ना पीना ना बाहर आना ना कुछ ना कुछ ना कुछ। तो कहते हैं भैया स्त्री जो है ना इतनी इजी नहीं है बनानी, बहुत मुश्किल है इसको बनाना, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं इसको बनाने के लिए। कहते हैं ऐसी क्या मेहनत कर रहे हैं, जैसे आपने पुरुष बनाया ऐसी तो औरत है। कहते नहीं, ये बहुत शक्तिशाली है, इसके अंदर जो है वो पुरुष में है ही नहीं। इसको तो कहते हैं पुरुष से भी ज्यादा शक्तिशाली है, कहते हैं पुरुष से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। क्यों शक्तिशाली कैसे? कहते हैं कि पुरुष जैसे सारा काम करता है और ये करता है वो करता है वो करता है, कहते हैं ये एक दिन में एक बारी में एक शरीर से 10-10 काम कर सकती है। अरे बाबा रे, कहते हैं अच्छा, कहते हैं हाँ, ये है माँ दुर्गा, एक हाथ में बेलन है तो एक हाथ में वो है पेन है लिखने के लिए, तो एक हाथ में कमल है तो एक हाथ में प्रकृति है, तो एक हाथ में सृष्टि है तो एक हाथ में समाज है, ये सारे काम इकट्ठी कर लेती है। कहते ओ तो इतना कर लेती है, नाजुक लग रही है तो बहुत सारी, इतनी नाजुक है ये तो, इतने काम कैसे कर लेती है। कहते कर लेती है।
सब तो कर लेती है ये। ये स्त्री की शक्ति है, ये हाँ, अरे ये तो तो उसके पावर है बाद क्या हुआ, लेकिन नारद जी ने कहा, हाँ नारद जी ने कहा नाजुक तो बहुत लग रही है, हाँ? पर ये इसके बस गाल यार, में कैसे गीला गीला हो रहा है। हम्म। कहते ये इसके आंसू है। कहते तो आंसू खाना है। खुना नहीं कहते कराना हाँ, ये जो इसके आंसू है ना, ये इसकी ताकत है। इसके आंसू इसकी ताकत है। आदमी एक बार टूटता है तो टूट जाता है, ये औरत बार बार टूट के जुड़ती है, ये इसको जोड़ देता है। जो आंसू निकल रहे हैं ना, इसके टूट जाती है तो इसके आंसू निकलने लग जाते हैं, फिर आंसू इसको जोड़ देते हैं, वापस अपनी शक्ति पकड़ के खड़ी हो जाती वो तो बात सही है प्रभा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन कंवलजीत जी का जो वो था, वो ये था कि जब तक जैसे अभी अभी सुमित आपके साथ थे, रोमिका आपके साथ थी, राजेंद्र जी आपके साथ थे, तो उनका मतलब ये था कि जब तक अगर हमारे साथ हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं होती, तो वुमेन अगर जितनी मर्जी वो फिर वो होता है कि एम्पावरमेंट नहीं आती, वो ये जिद होती है कि हाँ मैं आगे जा सकती हूँ, लेकिन वो उसको एम्पावरमेंट नहीं बोल सकते हम, है ना? क्योंकि वो लेडी की वो नहीं शक्ति नहीं मान सकते उसको, लेकिन वो उसकी जिद मान सकते हैं कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली। मेरा मेरा सपोर्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं कर सकती हूँ। है। लेकिन हाँ अगर फैमिली के सपोर्ट के साथ आपने जो जो स्वालिनी का वो जो प्रेम तपस्या डाली है, जो जो प्रेम तपस्या आपने किताब लिखी है, उसमें पूरा आपने दिखाया है कि उसमें सहयोग मिला उसको, है ना? हाँ, उसको बेटी सहयोग का मिला। सहयोग है इसमें, बिल्कुल बेटे का बिल्कुल सहयोग है उसमें। बिल्कुल, सबका सहयोग मिला हाँ उसके हाँ साथ। कहते हैं उसने बिना फ्रीडम के तो होता भी नहीं है ना, अगर हाँ फ्रीडम के साथ बिल्कुल ही बिल्कुल, एम्पावरमेंट हाँ आती है। तो वही एम्पावरमेंट, फ्रीडम, अंडरस्टैंडिंग, जी बिल्कुल, कंपैटिबिलिटी। वो हाँ स्पिरिचुअलिटी की तरफ गई, उसको उसमें उसमें भी सहयोग मिला उसको, उसके गुरु का सहयोग मिला, उसके साथियों का सहयोग मिला। ये सारे सहयोग के साथ ही जी ये जो प्रेम तपस्या जो है वो हैप्पी एंडिंग में आई है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही तो कह रही है। बिल्कुल अच्छा, बहुत एक बहुत जगह मैंने एक देखा था, बहुत प्यारा सा मैंने लिखे थे कि कोई पिक्चर का है ये गाना, पर मुझे लाइनें बहुत पसंद है, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, आप सुन। जी, बस हम उसी उसी पे आपकी फिर एंडिंग करेंगे, क्योंकि हमारे साथ अस्मा खां आ चुकी हैं। हाँ, तो जी कोमल है कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको हिम्मत देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। वाह, कोमल है कमजोर नहीं तू। बस और कुछ नहीं। क्या बात है, बहुत खूब थैंक बहुत यू खूब। वेरी मच, तो आप लोगों का एक सहयोग मिला। एक कविता भी हम सुन लेते हैं, क्योंकि आसमा कह रही हैं कि कोई बात नहीं, एक कविता भी आपसे जरूर सुनेंगे आपकी। जी अच्छा, ठीक है। अम, एक बात ये होती है कि जिस समय औरत अकेली होती है, तो उसमें दर्द आ जाता है, टूटने लग जाती है। तो जब स्वालिनी जब कमजोर थी, हमेशा तैयार, हमेशा स्ट्रांग नहीं थी, उसने भी अपनी कमजोरियां देखी हैं, तो उसने उस समय जो कविता लिखी थी वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जी आज तो वो बहुत स्ट्रांग रहा, आज तो वो कहती है मैं देखना चाहती हूँ कौन से तूफान है, जाना हम्म ही होगा लौट के उन तूफानों को मेरे पास से। लेकिन हम्म उस समय का मैं आपको विवरण करना चाहती हूँ, जब कमजोर थी, वो दुखी थी, तो जब उसके आंसू आते थे गालों में, तब उस समय की मैं विवरण आपको देना चाहती हूँ। जी मैं उड़ना चाहती हूँ आसमां में, हम्म मैं उड़ना चाहती हूँ आसमां में, खुशबू देना चाहती हूँ गुलस्ता में, हम्म पंख मेरे चाहते हैं उड़ान भरना, पंख मेरे चाहते हैं उड़ान भरना, दिल मेरा बैठ जाता धड़कनों, हम्म दिल मेरा बैठ जाता धड़कनों में, मोर जैसे नाचता है बादलों में, मैं भी नाचना चाहती हूँ सागरों में, हम्म पंख मेरे चाहते हैं उड़ान भरना, हम्म पंख मेरे चाहते हैं उड़ान भरना, दिल मेरा बैठ जाता धड़कनों। हम्म, क्योंकि पैरों को जो देखता है मोर अपने, नाचना वो भूल जाता आंसुओं में। सुंदर तो बहुत है मोर, लेकिन पैर इतने सुंदर पैर नहीं है देखते जी हाल मेरा हो गया है मोर का सा, हम्म हाल मेरा हो गया है मोर का सा, उमंगे मेरी तैरती हैं पर डूबती सी, हम्म हूं न हूं मैं इस जहां में। एक बार उसको ऐसा लगता था शायद मैं डूब ना जाऊं, मैं खत्म ना हो जाऊं, मेरे बच्चों का क्या होगा। हम्म हूं न हूं मैं इस जहां में गम नहीं है, पर मेरे लालों को ना आ जाए, पर मेरे लालों को ना आ जाए, पर मेरे लालों को ना आ जाए।
हाँ, उस समय का विवरण है उसका। तो वही बात है ना, वो त्याग की मूर्ति है ना, त्याग की हम्म, मूर्ति है, तो वो अपने बच्चों के लिए पहले सोचती है, बाद में हाँ किसी और के बारे में सोचती है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया प्रभा जी। थैंक यू। हम आपका भी सब बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो आपका भी यहाँ पे उपस्थित बहुत है बहुत उनका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को बहुत हिम्मत महसूस हो रही है। बहुत आपने कितना अच्छे से सब सुना, मेरे से पूछा, ऐसे ऐसे पूछते नहीं, अंदर से निकलता ही चला गया अपने आप। आपने इतना अच्छा लिखा है तो उसी के बारे में हमने पूछा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभा जी। आपकी किताब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ थैंक से। यू। तो जो भी थैंक यू सर। पढ़ना चाहे, हमारा मल्टी वुमेन काउंसिल की लाइब्रेरी में उस्मा के पास होगी ये किताब, तो आप कोई भी पढ़ सकता है उसको। तो हिंदी में है। आ, हो सकता है कुछ लोग हिंदी नहीं पढ़ना जानते, लेकिन मेरे को लगता है कि आज की जो हमारी बातचीत से ही काफ़ी किताब के बारे में सबको पता चल गया। आपकी बातचीत से सारा काफ़ी मैटर जो है वो समझ आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच प्रभा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। उज़मा, आप 1 मिनट के लिए आ सकती हैं कि नहीं? उज़मा बिजी है। वेलकम अस्मा, हमारी सेकंड मेरी आवर आवाज की। जी, आ गई उज़मा, आ रही आवाज। रिंटू जी, मैं ड्राइव कर रही हूँ। बहुत नहीं, प्लीज रोड की कंडीशन बुरी है। मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। जी। थैंक यू। थैंक आई यू। विश कि मैं बात कर सकती, बट नहीं, प्लीज तो प्लीज ड्राइव सेफ। आज वेदर ठीक नहीं है, आप हाँ प्लीज हाँ बात बिल्कुल, करिए। ध्यान से ध्यान से। आप तो कहाँ है, फिर हाँ, बात कर लेंगे फोन पे। आप आराम से ड्राइव कीजिए। चलिए। ओके ओके उज़मा। जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जी अस्मा, वेलकम वेलकम अस्मा, वेलकम टू MWC, आपका अपना माइका। थैंक तो यू रिंटू जी। तो आसमा जो है हमारी, आज बात करेंगी साउथ एशियन अलायंस फॉर ट्रस्ट एंड हीलिंग। ये जो हमारा एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसके बारे में हमारे साथ बातचीत करेंगी। तो आसमा के बारे में मैं, आसमा की छोटी सी एक इंट्रोडक्शन है। जो जो लोग नए हैं तो वो लोग नहीं जानते। मेरे को लगता है जो हमारे कैलेडन ग्रुप वाले हैं वो शायद आसमा को अभी नहीं मिले। तो तो अस्मा बड़ी प्यारी शख्सियत है। तो Asma Khan works in the non-profit sector with a rich experience of over 15 years as a community developer, trainer, and a DEI advocate. She holds a master's from the US in pharmacy and administrative sciences and has studied addictions and community services in Canada. Asma also speaks on health and social issues at different platforms, including South Asian Media in Peel. Welcome, Asma. Welcome to All Is Well Cafe. तो आपका बहुत स्वागत है। तो मैं अब टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी और अस्मा आपके पास है माइक। जी, वेलकम। थैंक यू सो मच रिंटू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम अस्मा है, जैसे रिंटू ने बताया, और मैं माल्टी वुमेन काउंसिल उस्मा को और अनु को और आप लोगों को बहुत सालों से जानती हूँ। बहुत सारे ग्रुप्स आप लोगों के साथ किए, तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर कमिंग एंड टॉकिंग टू यू। मैं अभी प्रभा जी को सुन रही थी। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, सॉरी, मैं काम के साथ बिजी थी, तो मैंने पूरी तो बात आपकी नहीं सुनी, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि आपने कोई बुक लिखी है वुमेन एम्पावरमेंट पे। और आप लोगों की बात सुन के इतनी खुशी हो रही थी। आपकी कविता भी सुनी, जो मेरी समझ में आया, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपने एक पूरी जर्नी लिखी है किसी औरत की। तो अभी आप जब बात कर रही थी और आप कह रही थी कि उसके आंसू जो हैं औरत के, उसको मजबूत करते हैं, तो मुझे उस वक्त लगा कि आपके अल्फाज बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, मेरे दिल को छू रहे थे। क्योंकि मैं आई एम अ फार्मासिस्ट, मैंने हॉस्पिस के साथ, पैलिएटिव केयर के साथ काम किया, और बहुत चीज़ों पे आई गो एज अ स्पीकर टू टॉक ऑन डिफरेंट थिंग्स। लेकिन औरत की एम्पावरमेंट, स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज, दैट्स माय पैशन। मैंने 13 साल कैथलिक आर्मी सर्विसेज के साथ काम किया है विद माय जॉब, और ऐसी हजारों लाखों कहानियां सुनी हैं, जिस तरह औरतें गिरती हैं फिर उठ के खड़ी होती हैं, और उनकी रेजिलियंस, और वो इट्स अमेजिंग अमेजिंग। सो मुझे नहीं पता उनका शुक्रिया अदा करूं, आपको अप्रिशिएट करूं, क्योंकि मैं आपको पहली दफा देख रही हूँ। मैं हिंदी नहीं पढ़ सकती अनफॉर्चुनेटली, उर्दू और
इंग्लिश पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं ज़रूर समझने की कोशिश करूंगी थ्रू रिंटू जी एंड मीता जी, यहाँ इतने सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं कि जो है वो मुझे समझा दें कि उस बुक के अंदर क्या है। सो थैंक यू सो मच अगेन। हर थैंक यू। औरत अगर अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा डाले काम इसके अंदर, तो बहुत सारी औरतों की ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर डूइंग दिस फॉर ऑल ऑफ थैंक यू। अस। थैंक यू। अच्छा जी, अब हम आते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। इस वक्त मैं 2 प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ मार्टिन वुमेन काउंसिल के साथ। आपके साथ एक के ऊपर आज बात करूंगी। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है साथ, जैसे अभी रिंटू ने बताया, जिसका मतलब है साउथ एशियन अलायंस फॉर ट्रस्ट एंड हीलिंग प्रोजेक्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और इसको बेल कनाडा जो है उसने फंड किया। उसकी एक फंडिंग स्ट्रीम है लेट्स टॉक डाइवर्सिटी। उस फंड से मार्टिन वुमेन काउंसिल ये सारा प्रोजेक्ट, ये सारा काम आप लोगों तक पहुंचा रही है। अगेन हम इन्हीं मौजूद के ऊपर जिस पे अभी हम बात करते थोड़ा वापस आएंगे। ये जो प्रोग्राम है या ये जो प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली साउथ एशियन औरतों को ही हेल्प करेगा जिनके साथ हम काम करते हैं। और इसमें हम 2-3 चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं। इनमें हम एड्रेस करेंगे कि जो औरतों के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन आ जाती है, यानी ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं। अगेन जब मैं मेंटल हेल्थ कहती हूँ तो मैं जहनी सेहत के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक टैबू है कि हम मेंटल हेल्थ की का नाम सुनते ही बाज दफा हम लोग फ्रीक आउट कर जाते हैं कि शायद हम पागलपन की या क्रेजीनेस की बात करें। ऐसा कुछ नहीं है। हम मेंटल हेल्थ जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ होती है, हमारी जिस्मानी सेहत, वैसी हमारी मेंटल हेल्थ है, जहनी सेहत। तो उसका भी रहना ठीक होना चाहिए। हम लोग अपना ख्याल करते हैं, बुखार हो जाए तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, नज़ला हो जाए चले जाते हैं, लेकिन जो जहनी सेहत है, उदासी हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेस फील कर रहे हैं, रोना आ रहा है, और वो बड़े तवील अरसे तक चलता है और फिर बार बार हो रहा है, उससे खाया पिया नहीं जा रहा, क्योंकि वो फिर फिजिकल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। हम परवाह नहीं करते, हम कहते हैं कोई बात नहीं। और हमारे जो आसपास लोग होते हैं उनमें से अब तो काफी लोगों में अवेयरनेस और शऊर आया है कि इसका भी ख्याल करना चाहिए। वरना लोग कहते नहीं कोई बात नहीं, खुद ही खुद चला जाएगा, सो जाओ, खा लो, जो कभी थोड़ा हेल्प कर भी देता है। डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? अगर तुम डॉक्टर के पास गई तो वो फिर सब समझेंगे तुम जो है वो पागल हो गई हो। तो ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए, और इसकी अहमियत को और इसको समझना चाहिए कि अगर बहुत लंबे अरसे तक एंजाइटी आपको हो रही है और या आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, तो उसकी वजह क्या है? कोई भी चीज बगैर वजह के नहीं होती। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इट्स अ लवली प्रोजेक्ट। और ये जो चीजें अगर औरतों में हैं, और इन चीजों की जैसे मैंने कहा भी वजह होती है, तो हम 3 वजूहात के ऊपर, 3 रीजंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एक तो है रेसिज्म। आप सबने लफ्ज सुना होगा रेसिज्म, है ना, कि अगर किसी को उसका कल्चर, उसकी कम्युनिटी, उसकी जबान, कहाँ से वो आ रहा है, किस रेस, किस नस्ल से है। जैसे हम लोग साउथ एशियन से है ना, ऐसे ईस्ट एशियन होते हैं, ऐसे ब्लैक कम्युनिटी है, ऐसे इंडिजिनस है, डिफरेंट रेसेस हैं। उसकी बिना पे, उसकी बुनियाद पर, उसकी बेस के ऊपर अगर कोई आपको डिस्क्रिमिनेट करता है, आपको नीचा दिखाता है, आपको परेशान करता है, आपको कमतर समझता है, घर में यानी पर्सनल लाइफ के अंदर, घर से बाहर, अतराफ में आपके, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, वो रेसिज्म कहलाता है। ठीक है, उसको समझिएगा। हम सब डिवर्स बैकग्राउंड से आए। अगेन हम सब यहाँ साउथ एशियन है, बट साउथ एशियन कल्चर भी इट्स लाइक कल्चर्स विद इन अ कल्चर, कल्चर्स विद इन अ कल्चर। जैसे मैंने अभी कहा, मैं हिंदी नहीं पढ़ सकती, मैं उर्दू पढ़ सकती हूँ। आप में से बहुत लोग हिंदी पढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत लोग गुजराती पढ़ सकते हैं, बहुत लोग पंजाबी पढ़ सकते हैं। मैंने 12 साल हॉस्पिस के साथ काम किया, तो मैंने बहुत साउथ एशियन प्रोजेक्ट्स किए, तो मुझे गोरों को समझाने में बड़ी मुश्किल हुई कि हम भी पंजाबी और इंडिया में भी पंजाब है। हमारी पंजाबी का जो लिखने का तरीका है वो अलग होता है, वो उर्दू से मिलता है, और वहाँ जो पंजाबी लिखने का तरीका है वो अलग है। तो इसी पर अटक गए कि जी पंजाबी एक जैसी क्यों नहीं है, क्योंकि हम मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर हैं। लाइक एक रीजन है पर मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स हैं। तो इवन ऑल ऑफ अस आर साउथ एशियंस, लेकिन वी हैव कल्चर्स विद इन अ कल्चर। साउथ एशियन के अंदर भी सब कल्चर्स हैं। तो इतना इतना कलर है दुनिया में, इतनी डाइवर्सिटी है, और ये इसकी खूबसूरती है। लेकिन अगर इसकी बिना पे कोई आपको डिस्क्रिमिनेट करता है तो वो रेसिज्म। उसकी वजह से अगर आपको एंजाइटी या डिप्रेशन फील होता है, आप इस प्रोजेक्ट में आ सकते हैं। ठीक है, लोग कहते हैं कि जी डिवर्सिटी जो है, कुछ लोग उलझते हैं, कुछ लोगों को डिवर्सिटी पसंद नहीं होती, लेकिन मैं डिवर्सिटी पढ़ाती भी हूँ, तो मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि अगर ऊपर वाला
पूरी दुनिया को एक कलर से रंग देता, एक रंग से, तो क्या वो खूबसूरत होती? वो नहीं होती। तो हम सब जो है ना, डिवर्सिटी खूबसूरती है, मुख्तलिफ कलर से, मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ खाने। तो ये सब चीज़ें मैं आपको रेसिज्म के अंदर समझा रही हूँ। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आपको करता है और इससे आपको एंग्जाइटी या डिप्रेशन फील होता है, ये प्रोजेक्ट उस हेल्प के लिए। दूसरी एक रीज़न जो है वो तो बहुत वास्ट है, वो है आपकी डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो फिजिकल वायलेंस, कोई मारा पीटी किसी के यहाँ हो रही हो, वो भी होता है। कोई साइकोलॉजिकल अब्यूज होता है, नफसाती तौर पर आपको गिराने की कोशिश कर रहा है। इमोशनल अब्यूज होता है, इवन फाइनेंशियल अब्यूज, कोई आपके पैसे को रोक लेता है ना, आपको पैसा खर्च नहीं करने दे रहा है, या आपसे जबरदस्ती कह रहा है अपने पैसा खर्च करो। बहुत चीजें होती हैं, ये सब अब्यूज के अंदर आता है। ठीक है, रिलीजियस अब्यूज, कोई जबरदस्ती आपसे कहे कि किसी मजहब की कोई चीज करो या ना करो, आप अपना मजहब प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये रिलीजियस अब्यूज के अंदर आता है। तो इन वजूहात की बिना पर भी और औरतों के अंदर अगर एंग्जाइटी और डिप्रेशन होती है, क्योंकि होती है, तो वो इस प्रोजेक्ट से हेल्प ले सकते हैं। तीसरी जो एक चीज है वो है इमिग्रेशन। हम लोग, मेरा ख्याल में यहाँ जितने भी हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इमिग्रेंट्स हैं। जब आप इमिग्रेशन लेते हैं और एक मुख्तलिफ मुल्क में आते हैं, तो उस मुल्क में आने के बाद एक कल्चरल शॉक होता है ना, मुख्तलिफ जबान, मुख्तलिफ मौसम। आज फिर बर्फ पड़ गई, तो मैं वो अभी प्रभा जी कही थी ना, औरत के आंसू, उसको तो मेरा तो आंसू निकाला है कि फिर बर्फ पड़ गई, तो फिर उठना है, फिर करना है, फिर गाड़ी पे बर्फ साफ करनी है। तो ये रेजिलियंस है। तो ये जो चीज़ है ना, ये सब कल्चर, क्योंकि हम सब इंडिया पाकिस्तान में भी नॉर्दर्न एरियाज में बर्फ पड़ती है, लेकिन मेजोरिटी हम लोग, मेरा ख्याल में कुछ आ रहे होंगे बर्फ से, मैंने तो कराची में कभी बर्फ ऑब्वियसली नहीं पड़ती। तो ये सारे शौक्स होते हैं, घर वालों से दूर हैं, पास पड़ोसी का पता नहीं है, बहुत चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे रिक्शे नहीं चलते, बहुत लोग रिक्शा को बहुत मिस करते हैं। पाकिस्तान इंडिया में ऑटो रिक्शा चल रहा होता है, यहाँ नहीं होता। तो अगेन वो सब चीज़ें, वो फेमिलियरिटी, सुबह सुबह सब्जी वाले की आवाज़ नहीं आती। ठीक है, तो वो सब चीज़ें कल्चरल शॉक है, और इसमें यकीन कीजिए हकीकत है। तो इसकी वजह से अगर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें हैं, तो आप इस प्रोजेक्ट से हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं पढ़ रही थी और बड़ी मजे की थी, उसे कहते हैं रिवर्स कल्चर शॉक। बहुत सारे लोग, हम लोग यहाँ आने के बाद, यहाँ रहने के बाद वापस भी जाते हैं, स्पेशली सीनियर्स में रिटायरमेंट लेके वापस जाते हैं। जब वापस इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जा रहे हैं, तो आपको रिवर्स कल्चर शॉक हो रहा है। अब आप यहाँ रहने के इतनी आदी हो गए कि वहां गए, अब आपको वहां पर एडजस्ट होने में थोड़ी सा मुश्किल होती है। तो ये सब चीजें जो ना, इन सब चीजों से इंसान में बाज दफा घबराहट है, परेशानी है, एंग्शियस फील करता है और डिप्रेस भी हो सकता है। तो ये सारी चीजों से अगर आप कोप कर रहे हैं, तो आप इस प्रोजेक्ट से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, रिवर्स वाले तो ऑब्वियसली नहीं लेंगे, लेकिन इमिग्रेशन की वजह से भी कोई चीज अगर आपको फील होती है। इसमें हमने 5 औरतें, जिनको हम पीयर एम्बेसडर्स कह रहे हैं, जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही हैं आगे, उनको हमने रिक्रूट किया है, जिनका लिव्ड एक्सपीरियंस है, जो यहाँ मौजूद है और इन चीज़ों से गुजर चुकी हैं। इनको हम ट्रेन कर रहे हैं कि वो हिंदी, पंजाबी और उर्दू में आगे औरतों की हेल्प करें। हर जो पीयर एम्बेसडर, हर औरत है, वो अपनी जगह 20-20 औरतों की हेल्प करेगी। इस पूरे साल तक का टारगेट है हमारा। और इसमें 3 चीज़ें ख़ास तौर से हम देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि ये जो औरतें हम ट्रेन कर रहे हैं 5, इनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, डिवर्सिटी क्या है, हम इनको दे रहे हैं मेंटल हेल्थ की, इनके साथ एक अलग हमने ट्रेनर अटैच की हुई है। इनको हम दे रहे हैं कंपैशन फटीग क्या है। कंपैशन फटीग क्या होता है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल रिंटू जी हैं, रिंटू जी मेरे मसले सुन रही हैं, तो मेरे मसले सुन रही हैं, मीता जी के भी सुन रही हैं, कमलजीत के भी सुन रही हैं, तो वो इतना भर गई हैं कि वो खुद थक रही हैं। तो बीइंग कंपैशनेट इज गुड, लेकिन उसमें आपको अपनी भी केयर करनी पड़ती है। अगर आप इतना हम हैवी वर्क करते हैं, बाज़ दफ़ा इमोशनली हैवी की बात कर रही हूँ, उससे कंपैशन फटीग हो सकता है ना, आप जज्बाती तौर पे थकान का शिकार हो सकते हैं। तो उससे कैसे हमने डील करना है, तो ये सब हम अपने 5 जो एम्बेसडर्स हैं, उनको इन चीज़ों पे ट्रेन कर रहे हैं। और इनको ट्रेन करके फिर जब ये काम करेंगे, तो ये 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे। पहली बात ये कि रिड्यूस मेंटल हेल्थ स्टिग्मा। एक, जैसे मैंने अभी बात की कि एक शर्म होती है, एक टैबू है कि भाई ज़हनी सेहत पे बात नहीं करनी। तो हमें इन चीज़ों को, हम लोग, मैं समझती हूँ कि सिर्फ एक ये 5 एम्बेसडर्स नहीं, हम सब एज अ कम्युनिटी और यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, वो अपने अपने एंड पे, कहते हैं ना, अपने हिस्से का दिया जरूर जलाएं। जहां पर बैठे ये बोलें कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, इस पे अगर बात नहीं करेंगे तो मसाइल बढ़ जाते हैं। ठीक है,
मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई चीज़ फील हो रही है तो उसको ज़रूर एड्रेस करें, उस पर बात करें और हेल्प लेने की कोशिश करें। तो ये प्रोजेक्ट एक तो ये करेगा कि रिड्यूस करेगा मेंटल हेल्थ के अराउंड जो स्टिग्मा है। क्यों हम शर्माते हैं बात करते हैं, ऐसी क्या कौन सी बात है कि हम इतना घबराते हैं मेंटल हेल्थ का लफ्ज सुनते ही। तो एक तो ये जो 5 हमारे लोग हैं ये इसको कम करने की कोशिश करेंगे, इन औरतों को एजुकेट करके या हेल्प करके। दूसरा वो ये करेंगे, दे विल इंक्रीज द एबिलिटी टू कोप विद चैलेंजेस। जो इन लोगों को चैलेंजेस इन औरतों को आ रहे हैं उनकी सलाहियत को बढ़ाना है। कल मेरे पास एक कॉल आई, रात को एक खातून थी, एक औरत, अफगान साउथ एशियन, तो उन्होंने शी इज फ्रॉम साउथ एशिया ऑफ कोर्स, उनके बच्चा है, 1-2 बच्चे हैं उनके, और मुझे अच्छा लगा उनसे बात करके। वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या वो एक ऐसी सिचुएशन में, उनको डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा कि उनको ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से बात की, और पढ़ी लिखी औरत थी। तो वो ये कह रही थी कि मुझे आप इस प्रोजेक्ट में अगर आप मुझे एज ऑब्वियसली क्लाइंट वो आना चाह रही हैं कि उनको रिसोर्सेज चाहिए, वो समझना चाहती हूँ। ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि हमारी औरतें इस बातों को समझ रही हैं कम से कम, कि उनको शायद हेल्प की ज़रूरत है। अगर मुझे एंजाइटी हो रही है और मेरे साथ घर में नाइंसाफी हो रही है, ज्यादती हो रही है, और डोमेस्टिक वायलेंस हमेशा शौहर नहीं करते, पार्टनर नहीं करते, और भी लोग कर सकते हैं। औरतें भी औरत के साथ वायलेंस कर सकती हैं। भाई होते हैं बाज दफा, बाप भी हो सकते हैं, बेटे हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो पहले, सबसे पहले मुझे समझने की जरूरत है क्या ये मेरे साथ कुछ हो रहा है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, एंड आई वाज ग्लैड कि शी केम आउट एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। तो वो उनको रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट करना, कि उनको समझ में आए कि अगर हो रहा है तो उसको समझें और हेल्प कैसे लेनी है। तीसरी चीज जो मैंने हेल्प की बात की, कि जो ये हमारे पेयर सपोर्टर्स या पेयर एम्बेसडर्स हैं, ये इन औरतों को रिसोर्सेज और हेल्थ सर्विसेज से कनेक्ट करेंगे। बहुत दफा क्या होता है, मुझे समझ में भी आ रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि मुझे हेल्प की जरूरत है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ। ज्यादा से ज्यादा जब नए मुल्कों में आते हो तो सबसे पहले क्या याद हो जाता है, 911। एक बात याद रखिएगा, हर चीज का हल 911 नहीं होता, ठीक है, कि घर में कुछ हो रहा है, कुछ चीज समझनी है, पुलिस आके आपके घर के माहौल ठीक नहीं कर सकती। आपके पार्टनर को आपको पूरे तरीके से एजुकेट नहीं कर, वो आपको लिंक जरूर करते हैं आपको कोई सिचुएशन हो जाए, लेकिन आपको पहले देखना है कि उसके अलावा हेल्प क्या है, जो पहली हेल्प है वो क्या है। इस तरह के एजुकेशनल सेशंस अटेंड करना, रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट होना, ये पहली फ्रंट लाइन, जो उसको बोलते हैं ना, ये पहला लाइन ऑफ डिफेंस होता है। वुमेन्स हेल्पलाइन है, ठीक है, उसका नंबर हर औरत के पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें जो ना, ये रिसोर्सेज, मर्टन काउंसिल की वेबसाइट पे आप जाएं तो उस पर भी काफी सारी इंफॉर्मेशन है। जो प्रोजेक्ट सवेरा का हम लोगों ने किया था उसमें बहुत सारी रिसोर्सेज है, तो उसको भी जरूर देखिए। और सिर्फ ये नहीं कि आप अपने लिए देखिए, हो सकता है आपके किसी और को हेल्प की जरूरत हो, तो उसको ये नंबर जरूर बांटिए। बाज दफा फेसबुक और व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होते हैं, उसमें औरतें लिखी होती है कि मैं एक सिचुएशन में हूँ, मैं क्या करूँ। तो उसमें अपनी आइडेंटिफिकेशन बगैर बताए मैंने अक्सर किया कि जाके 3-4 नंबर लिख दिए कि ये हेल्प है। तो वेन एवर दे आर रेडी, उनके पास वो नंबर, वो रिसोर्स तो आ गया ना। तो अपने हिस्से का मैंने छोटा सा काम कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें हमको करनी है। तो ये जो हमारे पियर एम्बेसडर्स हैं, अगेन ये 3 चीजें करेंगे। मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा रिड्यूस करेंगे, कि इसके साथ जो एक टैबू लगा हुआ है, औरतों को सिखाएंगे कि किस तरीके से जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको, अपनी सलाहियत को बढ़ाना कैसे, उससे लड़ने के लिए। और तीसरा ये है कि मेंटल हेल्थ की सर्विसेज कहाँ है, उससे उनको एक्सेस कहाँ पर है, उससे उनको कनेक्ट करेंगे, उनको रिसोर्सेज देंगे। ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें जो हमारे पियर एम्बेसडर्स हैं, ये इन लोगों से मिलेंगे भी, इन पर्सन भी है, ग्रुप्स करेंगे इनके साथ, और ऑनलाइन भी इनको सेशंस देंगे। ये जो हमारे पियर एम्बेसडर्स हैं 5, हमने मुख्तलिफ रीजन से इनको लिया है। तो इसमें एक जो हमारे पास, वो टोरंटो के क्लाइंट्स को देखेंगी, 20 क्लाइंट्स वो टोरंटो में लेंगी, एक जो है वो इटोबिको में लेंगी, एक जो है वो मिसिसागा में लेंगी, पील का एरिया, एक मिल्टन में लेंगी और एक पिकरिंग में लेंगी। तो काफी फैला हुआ काम है, बहुत अच्छा काम है, और बहुत अच्छी टीम है। तो ये लोग इन 5 एरियाज के 5 रीजन्स में, ये 5 खवातीन हैं जो आगे 20-20 औरतों को अपनी जगह पर वहां पर हेल्प करेंगी। इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, साउथ एशियन औरत होना शर्त, 18 साल से ऊपर। तो जो हेल्प है वो 18 साल से ऊपर की औरतों को हम लेंगे। और ये जो हमारे जो पियर एम्बेसडर्स हैं, ये बेसिकली 3-3 इनके साथ 1-on-1 काउंसलिंग करेंगे,
उनसे अलहदा में बात करना फ़ोन पर, जूम पे। फिर इनके साथ 3-3 ग्रुप सेशंस करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, और हर क्लाइंट को 3-3 रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हर क्लाइंट की नीड मुख्तलिफ है। ये प्रोजेक्ट ऐसा डिज़ाइन नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि जी मैं, अगर मेरे सामने इस वक्त 5 क्लाइंट्स हैं तो मुझे सबको हाउसिंग के बारे में मैंने बताया, पुलिस के बारे में बताया, लॉ के बारे में बताया, मेरा काम खत्म। ऐसे नहीं, मुझे ये देखना है कि अगर मेरे सामने 5 क्लाइंट्स हैं तो उनकी नीड क्या है। ऑलवेज रिमेंबर लेडीज कि इट्स अबाउट देम, इट्स नॉट अबाउट अस। जो क्लाइंट है ना, ये उसकी नीड को देखते हुए हम बात कर रहे हैं। तो अगर मेरी एक क्लाइंट है, उनको हाउसिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए, दूसरी को शायद लॉयर की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तीसरी को मेंटल हेल्थ, शायद मुझे उन्हें KMH भेजना पड़े या कहीं मेंटल हेल्थ के साथ। तो तीनों की नीड अलग है। जब जरूरत अलग है, उस जरूरत के हिसाब से, एक कहावत है इंग्लिश की, वन प्रिस्क्रिप्शन डज नॉट फिट ऑल, है ना। फॉर जिसको कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ एक 9 नंबर का जूता है, मैं आप सबको बांट दूं, क्या आप सब पहन सकेंगे? आप नहीं पहन सकेंगे। इसको इक्विटी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबका साइज 9 नंबर नहीं है। मैं 7-8 पहनती हूँ, रिंटू शायद 9 पहनती हूँ, ठीक है। और कौन नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर? मीता जी शायद 7 पहनती हूँ। तो हर एक की नीड अलग है। तो जो नीड होती है ना, उसके हिसाब से हमने इन औरतों को कनेक्ट करना है कि उनकी जरूरत क्या है, उनको हेल्प कहाँ मिलेगी। क्योंकि अगर हमने किसी की जरूरत के हिसाब से हेल्प नहीं किया तो फिर वो हेल्प फायदेमंद नहीं होती, ठीक है। तो हर औरत को 3-3 रिसोर्सेज के साथ हमने कनेक्ट करना है। तो बेसिकली इन नटशेल हम पीयर सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि जो अगेन जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, ये इस सफर से गुजर चुके हैं। वो इन चीजों के साथ उनका लिव्ड एक्सपीरियंस है, वो गुजर चुके हैं। तो सोशल सपोर्ट है, ट्रेनिंग, एजुकेशन इनकी भी हो रही है, और आगे जिन औरतों को ये सेशंस करेंगे उनको भी देंगे। और अगेन जैसे मैंने कहा, रिसोर्स नेविगेशन, तो कहाँ पर हेल्प अवेलेबल है, कैसे हेल्प मिल सकती है, ठीक है। उसमें बाज दफा ऐसा लगता है कि जैसे प्रोजेक्ट हल्का फुल्का है और इसमें एंजाइटी, डिप्रेशन है कुछ इश्यूज की वजह से, और हम इनको रिसोर्सेज दे देंगे, सेशंस कर लेंगे और काम खत्म। लेकिन बाज दफा बाज सिचुएशंस, बाज सर्कमस्टांसेस, बाज केसेस औरतों के, और बाज औरतों का कोपिंग मैकेनिज्म सब डिफरेंट होता है। तो बाज केसेस हैवी भी होते हैं। हमें नहीं पता कि इनमें से कोई औरत उसको कितना ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस है या इमिग्रेशन की वजह से उसके साथ क्या हो रहा है, और या फिर जो है ना वो रेसिज्म उसके साथ हो रहा है, तो वो किन चीज़ों से निमट रही है, किन चीज़ों के साथ कोप कर रही है। कहीं हल्के केसेस भी होते हैं और कहीं भारी भी होते हैं। तो हम इनको नेविगेट करेंगे, हम इनको रिसोर्सेज देंगे जहां पर इनकी हत्तल इम्कान मदद हो सके, ताकि, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, एंड लाइक आई सेड, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल हेल्थ इज ऑलवेज वेरी डियर टू माय हार्ट। तो उसमें भी ये है कि ये औरतें, ये 5 एम्बेसडर्स, हर एक 20-20 को हेल्प कर रहा है, 100 औरतों की हेल्प हो रही है। और उसके बाद ये जो 100 औरतें हम जिनको हेल्प करेंगे, ये कहाँ कहाँ जाकर इस बारे में बात करेंगी या ये अपनी स्टोरी बयान करेंगी। तो इससे जैसे एक क्या कहते हैं उसका, डोमिनो इफेक्ट, नहीं, एक कहते हैं ना दिए से दिया जलता है। तो इस काम को ऐसे फैलाते हैं। मैं जितने भी सेशंस करती हूँ, मैं आई टॉक ऑन एंगर एंड आई टॉक ऑन मेंटल हेल्थ। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जब कोई भी सेशन सुने तो खुद तो आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन यहाँ से जाकर कम से कम एक औरत को और एजुकेट कर दें। आप एक औरत को और बता दीजिए कि देखिए ये हेल्प अवेलेबल है, क्योंकि आपको नहीं पता किसको कहाँ मदद की जरूरत है, कौन कहाँ बैठा रो रहा है या परेशान है और उसको पता ही नहीं कि यहाँ पर ये हेल्प अवेलेबल है। बहुत लोगों को तो ये नहीं पता होता कि ये सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, क्योंकि इतना डर जाते हैं हम कैनेडियन सिस्टम से कि वी थिंक देयर इज अ कॉस्ट अटैच। तो देयर इज नो कॉस्ट अटैच टू दिस प्रोग्राम और दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि हम नॉन प्रॉफिट हैं, इसमें कोई कॉस्ट अटैच नहीं है। तो प्लीज मैं आप लोगों से इसकी रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, और मेरी हिंदी काफी अच्छी है, मैं हमेशा कहती हूँ फिल्मों की वजह से, तो मेरी बिनती, ठीक है ना रिंतु जी, तो वो है कि आप लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बताइए, और अगर किसी को हेल्प चाहिए तो उसको जरूर जरूर रेफर कीजिए, ठीक है। शुक्रिया। अच्छा जी, इज देयर एनी लाइक एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल आप लोगों को पूछना? जी जी प्रभा जी प्लीज। जैसे सपोज करो किसी लेडी के लिए मुझे हेल्प करनी हो, तो मैं उनको क्या बोलूँ, कहाँ पे फोन करें या कांटेक्ट करें? इसका प्रॉपर्टी जो फ्लायर है ना, वो अगर आप MWC टीम और उसमें हैं तो उसमें उसका फ्लायर, उसके ऊपर इस वक्त मेरा नंबर है, तो आप उनको मेरा नंबर दे सकती हैं, उस पर मेरा नाम भी है। वो मुझे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि ये सब चीज़ कॉन्फिडेंशियल है, उनकी बात हम तक ही रहेगी,
वो मुझे, आप उनको मेरा नंबर पास कर दीजिए, वो आपके रेफरेंस से मुझसे बात कर सकती हैं, या ना भी ठीक है। रेफरेंस है दैट्स ओके। और फिर मैं उनको जो 5 एम्बेसडर्स हैं उनके एरिया के हिसाब से रेफर आउट करूंगी। अगर वो टोरंटो की खातून है तो टोरंटो में जाएगा उनका, अगर वो मिसिसागा से हैं तो मिसिसागा की जो एम्बेसडर है उसके पास जाएगा। इस तरह हमने इसको डिजाइन किया। और दूसरी बात ये कि जो भी लेडी की मैं हेल्प करना चाहूंगी वो चाहेंगी कि कॉन्फिडेंशियल हो, किसी को पता ना लगे, तो वो कॉन्फिडेंशियल ही है एकदम। 100% प्रभा जी। तो 100%। इस तरह की चीज है ना, जहाँ आप क्लाइंट के साथ डील करते हैं, नॉन प्रॉफिट का सबसे पहला उसूल ही है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल उनकी बात हम तक रहती है। सिर्फ 2-3 केसेस में वो कॉन्फिडेंशियलिटी हमको खोलनी पड़ती है, जब हमें ऐसा लगे कि किसी की जान को खतरा है, कोई ऐसा क्लाइंट अपने आप को मारने वाला है ऐसा हमें लगता है, या किसी बुजुर्ग या किसी बच्चे की जान को खतरा है, या ऐसा कोई इमिनेंट डेंजर है, तब हम लोगों को बाय लॉ एथिकली हमें अथॉरिटीज को बताना पड़ता है अगर कोई ऐसे खतरा हो। अब कल जिन खातून ने मुझसे बात की, औरत ने, मैंने उनसे पूछा आपको कोई ऐसी चीज तो फील नहीं हो रही अपने अपने बच्चे के लिए? उन्होंने कहा नहीं, आई एम टोटली सेफ। तो फिर मेरा भी कुछ वो नहीं बनता, मैं उनको सिर्फ अपनी एम्बेसडर के साथ कनेक्ट करूंगी। बट दिस ऑल दीज थिंग्स आर हाईली कॉन्फिडेंशियल। ऐसे क्लाइंट्स के साथ जब हम काम करते हैं तो उनका नाम, उनका नंबर, उनका किसी के साथ उनकी स्टोरी शेयर नहीं करते। हम एज अ स्टोरी, एक जनरल स्टोरी हम बात कर सकते हैं बाहर। जबकि मैंने जब CFSPG के साथ काम किया तो ऐसे क्लाइंट्स, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्लाइंट के साथ काम करती थी, उनको अगर मैं बाहर वॉलमार्ट में मुझे कोई नजर आ गया तो मैं उनको पहचानती भी नहीं थी, क्योंकि हमें नहीं पता कि उनका अब्यूजर उनका पीछा कर रहा है, वो देख रहा है उसको मुझसे मिली, मैं कौन हूँ। इससे सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है, क्लाइंट की भी और मेरी भी। तो इसीलिए हमको आप बाहर उनको हमें जानने की पहचानने की भी जरूरत नहीं है। हमने अपना काम किया, उनकी हेल्प की, फिर हम अलग हो गए। ठीक है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी जी। क्योंकि ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर मेरे पास जो प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, एक ही प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, मैं उनको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उनकी हेल्प करती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने मुझे बताया, तो किसी को ऐसे भी हेल्प ले तो कम से कम वो मेंटली तो थोड़ा सेफ महसूस करेगा अपने आप से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं नहीं, आप जरूर बता सकती हैं, क्योंकि आई मीन लाइक मैं तो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानती, आप यू आर द एक्सपर्ट, लेकिन आपको लगता है एज अ वुमेन कि इफ शी नीड्स हेल्प आउटसाइड ऑफ दैट, तो देखिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो आप उनको बताएंगे कि जो भी है कि क्या होने वाला है किस तरह, या जो भी नंबर्स का होता है उपाय भी बताती हूँ मैं। एग्जैक्टली आप उपाय भी बता रही हैं, लेकिन अगर उनको लीगल कोई जैसी हेल्प चाहिए, या उनको सिस्टम से कोई, या आपको लगता है कि शी इज अ राइट फिट फॉर द प्रोजेक्ट, तो आप उनको आराम से हम हमारी तरफ कर सकती हैं, कोई मसला नहीं। बिल्कुल प्रभा जी, मैं साथ का आपको फ्लायर शेयर कर दूंगी, उस पर अस्मा का नाम और नंबर लिखा हुआ है। ठीक। अच्छा जी, और कोई कमल जी यू हैव अ क्वेश्चन? जी जी प्लीज। अस्मा जी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन इसमें आपने 2 ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स की बात की है, पेशेंट्स की कह लो बात की है, कि एक तो सेल्फ है और दूसरा है कि अदर पर्सन्स। सेल्फ मतलब कि अगर आप खुद परेशान हो, घबराहट में हो, एंजाइटी में हो, देन यू शुड टॉक, यू शुड बी ओपन, है ना। तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो भी आपने बताया है ना, इफ यू योरसेल्फ आर सफरिंग। और दूसरा है कि अगर मैं क्वेश्चन को पता नहीं पुट कर सकती हूँ कि नहीं, लेकिन दूसरा है कि आप किसी की वजह से दूसरा पर्सन जो है वो ठीक तरह बिहेवियर नहीं कर रहा है, जो आपने जो एनलिस्ट किए, वन ऑफ द रीजंस कैन बी कि वो इमिग्रेंट है, या उसको घर में परेशानी है, जो भी कुछ कारण है, उसके बिहेवियर की वजह से आप खुद परेशान हो रहे हो, लेकिन आप उस डिग्री के हिसाब से बीमार नहीं हो, परेशान नहीं हो, लेकिन किसी की वजह से परेशानी है। तो इसको आप किस ग्रुप में रखोगे? तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ पेक्यूलियर? आपने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा। ये मैं भी अक्सर इसमें बात करती हूँ कि फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ होता है, हम ज्यादातर औरतों के साथ ही ऑब्वियसली जो मेंटल हेल्थ की औरतें जाती हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और यहाँ पर हमारी कम्युनिटी की, तो मेरा भी सवाल ये होता है कि इनको अगर कोई इशू है और हम इनको दवाएं दे रहे हैं, लेकिन हम इनको वापस उसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में भेज देते हैं, उसी घर में भेज देते हैं जहाँ ये सब कुछ हो रहा है, तो ये ठीक कैसे होंगी? तो देखिए, जैसे मैंने कहा, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है रिसोर्स कनेक्शन। हम इस तरह की एजेंसी से कनेक्ट करेंगे जहां इनको ऐसे लोगों के साथ डील करना सिखाया जाता है। अब से कुछ साल पहले हम में से बहुतों को नहीं पता था कि नार्सिसिज्म क्या होता है। इतनी सारी औरतें इतने सारे पार्टनर्स के साथ डील कर रही थी जो नार्सिसिस्टिक थे। मेरे ख्याल में जो हमारे
हमारे बुजुर्ग होंगे, हमारे उनको तो पता भी नहीं बेचारों को होगा कि नार्सिसिज्म भी कोई चीज होती है ना। तो ये जब उसके ऊपर इतनी वर्कशॉप्स हो रही हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, एक मैं भी किसी को देखती हूँ, उनका नाम डॉक्टर रमनी है, अगर आप उनको देखें, हिंदी में इंग्लिश में बात करती हैं, उनका यूट्यूब पे है। तो आई डोंट नो हर, लेकिन मैं उनको सुनती हूँ, क्या उन्होंने जबरदस्त एजुकेट करती हैं वो नार्सिसिज्म के बारे में। तो अगेन आपकी सवाल बहुत अच्छा है वाकई में, क्योंकि मैंने कहा ना, सपोर्ट दे के दोबारा उसी माहौल में बेचते तो वो ठीक कैसे। औरत अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए तो आपको उसके साथ डील करना आता है। एक मुझे इख्तिलाफ ये भी होता है कि अब तो खैर बेहतर हो गई सिचुएशन, लड़कियों की शादियां करते हैं, शादियों से पहले सास को ऐसे खुश रखना, तो बहू को सॉरी शौहर को ऐसे सास यूं कर सकती है, सास यूं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि लगता है हम बेटियां नहीं पालते हैं, हम उनको एक अब्यूज के लिए तैयार करे होते हैं, एक जंग के लिए कि तुम्हें जाना है ससुराल जबकि हर ससुराल खराब नहीं होती। हमें ये बताना है, अगर तुम जाती हो ससुराल में और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, उसको हैंडल कैसे करना है। अगर ससुराल में ही कोई जहनी मरीज है, मैं ऐसे को भी जानती हूँ जो शादियों के गई और सास और मियाँ दोनों के साथ मेंटल हेल्थ के इश्यूज थे, ठीक है। तो उनको डील कैसे करना है, तो हमें अपनी बेटियों को, बहनों को, अब एक दूसरे को हमें बताना है, क्योंकि देखिए जब तक दुनिया है तब तक मेंटल हेल्थ तो चलेगा, इश्यूज तो चलेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, कोई मुझसे बात भी करते हैं कि दुनिया जो है वो स्वर्ग नहीं है, जन्नत नहीं बन सकती ये दुनिया, ये तो है टेस्ट। अब इसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसको हमने डील कैसे करना है। तो ये जो जैसे कोपिंग मैकेनिज्म है ना, ये जो हम स्ट्रेटजीज है ना, इसके लिए हम दूसरी एजेंसीज के साथ भी कुछ हम हेल्प करेंगे और कुछ हम इनको रिसोर्स नेविगेशन जो मैंने आपको बताया हम कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आपकी बात से कुछ हैवी केसेस भी होंगे। तो उनको ये क्या, ठीक है, दो चीजें होती हैं। एक क्या होता है, अगर ऐसी सिचुएशन में नाकाबिल बर्दाश्त है, और इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं जो आप उस माहौल में रह नहीं पा रही, बाज दफा इम्पॉसिबल हो जाता है, छोड़ दें। नहीं छोड़ सकते, फिर उसमें रहकर उसको डील कैसे करना है, ठीक है। उसमें होता है कि आप अब्यूजर से बात करके उसको हेल्प के लिए भी कायल कर सकते हैं बाज दफा। अगर वो नहीं होता तो फिर आपको अपनी बाउंड्री बनानी है। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी करता है, ठीक है, आप छोड़ नहीं सकते, आपने उसको समझाया, वो नहीं इंसान बन रहा, तो फिर कि आप अपना बैरियर बनाएंगे, आप अपनी बाउंड्री बनाएंगे कि ये मेरी बाउंड्री, इससे आगे मत आओ, इससे आगे मत आओ। मैं एक लेडी का आपको दास्तान सुनाऊं कि उनको बड़ी सीधी सादी सी औरत है, आई नो हर। उनके हस्बैंड ने, और दो बच्चे भी हैं, अच्छे पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने बेटा बेटी घर में थे, छोटे छोटे थे, और उन्होंने बीवी के ऊपर हाथ उठाया, उसको बालों से पकड़कर घसीटा। और वो इतनी कमजोर औरत है कि आपकी सोच है, वैसे भी पर्सनालिटी वाइज भी उनका डिमीनर बहुत ही। उन्होंने पुलिस कॉल की और 3 दिन के लिए उनके मियाँ लॉकअप में थे। फिर उनके भतीजे उनके शौहर के पड़े, और उनका जो है ना वो क्या कहते हैं, मुका करा के फिर उन्होंने माफी मांगी। वो अभी भी साथ है, ठीक है, उन्होंने अपने उसके ऊपर दे आर वर्किंग। लेकिन वो कमजोर सी औरत, उसको उस वक्त अंदाजा हो गया कि मुझे मेरी बाउंड्री कहाँ है। तो उसने एक हद के बाद उसको समझा दिया आदमी को कि दिस इज इनफ, अगर तुमने ऐसा मेरे साथ किया तो मैं ये भी कर सकती हूँ। तो उनको सबक मिल गया, अभी साथ रह रहे हैं ठीक है। तो ये सिचुएशन या तो बैरियर्स बनाए, अवेयरनेस, यू वेरी वेलकम, बैरियर्स बनाए। अगर आप नहीं, आपको उसी में वापस जाना है, या तो छोड़ दो वो सिचुएशन, या अब्यूजर को समझाओ, वरना अपनी बाउंड्री बनाइए, ठीक है। ये जो आपने बोला था नार्सिसिज्म, वो क्या होता है? नार्सिसिज्म प्रभा जी, इसके ऊपर तो पूरी एक वर्कशॉप जो है ना वो जरूरी है। उसमें ये आसान जबान में समझिए कि मैं अगर गॉड फॉरबिड नार्सिसिस्ट हूँ, तो इट विल ऑलवेज बी अबाउट मी, यानी कि आप सब गए साइड में, सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट हूँ। मैं क्या, जैसे अगर हम सब एक घर में रह रहे हैं, तो मैं क्या खाती हूँ, मुझे क्या पहनना है, रिंटू जी जाए साइड में, मीता जी जाए, सॉरी रिंटू जी मीता जी, क्योंकि आप लोगों को जानती हैं यूजिंग एज एन एग्जांपल, तो ये लोग जाए, मतलब ये खड्डे में जाए, इनकी कोई नीड नहीं है, इनकी कोई सोच नहीं है, इनकी कोई अप्रोच नहीं, इट्स ऑलवेज अबाउट मी। मैं ऐसे भी एक कपल को जानती हूँ कि जहाँ जैसे घर में दावत है और खाना पकाया, मियाँ बीवी, उनके मियाँ नार्सिसिस्ट हैं, तो अब बीवी रोटी गर्म कर रही है, खाना लगाया, सब फन हो रहा है, तो उसका मियाँ आके उससे कहता था कि बस करो, मैं तो खा चुका। तो वो कहती थी तुमने खा लिया, मेहमान खाना खा रहे हैं, मैंने अभी खाना नहीं खाया। ये नार्सिसिज्म है, इट्स ऑलवेज अबाउट मी। मुझे सबसे अच्छे कपड़े चाहिए, मेरी बात को सुनना चाहिए, मैं सबसे अहम हूँ। आप लोग सब गए, क्या कहते हैं उसको उर्दू हिंदी में, तेल लेना। ये मेंटल प्रॉब्लम है क्या? ये पर्सनालिटी प्रॉब्लम के, इसको कुछ चीजें पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है। मेंटल और पर्सनालिटी दोनों ही है। हम इसके ऊपर पूरी एक वर्कशॉप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डॉक्टर रमनी को सुने तो नार्सिसिज्म को समझना आजकल बेतहाशा जरूरी है। और ये सिर्फ शौहरों में नहीं होता, ये बड़े बहन भाइयों में भी होता है। बाज दफा जो स्पॉइल्ड चाइल्ड होता है ना, जैसे माँ बाप एक को बहुत अहमियत दी, बस मेरा शहजादा या शहजादी, लड़कों को खास तौर से, ठीक है, तो उसमें फिर वो समझते हैं कि वो इंटाइटल्ड हैं,
वो प्रिविलेज्ड हैं, ये उनका हक है कि उनको सबसे अच्छी चीज मिले। वो अभी शायद यहाँ परमिंदर नहीं होगा, वरना मैं अपनी अंडों वाली कहानी सुनाती हूँ हमेशा कि लड़के को 2 अंडे दिए और लड़की को 1 अंडा। मैंने देखी ये चीजें, देखिए रिंटू जी। हाँ, तो ये जो चीज है ना, ये फिर उनके अंदर एक चीज डेवलप करती है। जी मैं आप एक बात बोलने मांगती हूँ, जैसे जो जी जी मीना जी। नर्सिज्म होते हैं, व्हेन दे आर गुड दे आर वेरी वेरी गुड, व्हेन दे आर बैड। तो ये कहती है इंडियन मेल्स है ना, दे हैव बीन ब्रॉट अप, दे डोंट अंडरस्टैंड एंड दे डू इट अनकॉन्शियसली, दे डोंट नो दैट दे आर नार्सिसिस्ट, उनका बिहेवियर ऐसा होता है, कोई भी बात पे कभी गुस्सा हो जाएंगे, मुंह फुला के बैठ जाएंगे, और कभी आपको पता ही नहीं कि क्या करेंगे, तो हम लोग को पता नहीं चलता ये। हाँ, लेकिन बीना जी वो भी फिर इट्स अबाउट देम, क्योंकि उनका जब दिल आई चाहेगा नो तो मुंह फुलाएंगे। एग्जैक्टली। तो हाँ गलती एग्जैक्टली, औरतों आप की ना, उनको औरतें मनाइए। नहीं, गलती औरतों की, औरतें हस्बैंड बच्चों को मतलब ऐसे डिफरेंसेस रख के क्यों पाला जाता है? बीना जी, ये औरतों की सिर्फ बेचारों की गलती नहीं, तो ये एक पूरा कलेक्टिव फैमिली स्ट्रक्चर है हमारा। उसमें अम्माई भी होती हैं, उसमें अब्बा भी होते हैं, उसमें दादा दादी भी होते हैं कि जी पुत्र है, मुंडा है, बेटा है, इसको एक खास आपने उनके साथ रखना है सुलूक। भाई है, भाई है, भाई है, मुंडा है, कुछ भी कर ले, तो वो उनके दिमाग में उनको बैठ जाता है कि वो प्रिविलेज्ड हैं। यहाँ से नार्सिज्म शुरू होता है। और बाकी सिर्फ मर्दों में नहीं, औरतों में भी बड़ी बेटी को इतनी अहमियत देना। एक और खातून थी, मुझसे वो कंप्लेंट भी करती थी कि वो 2 बहनें थी और 5 भाई, कि जब कोई अच्छा कपड़ा आए तो बड़ी बहन को पहले मिलना चाहिए। तो वो बड़ी बहन, वो बुढ़ापे तक वो अपनी छोटी बहन को उन्होंने इतना दबा के रखा कि आपकी सोच है कि हम उसको एजुकेट करते करते काइंड ऑफ बहुत टाइम लगा। तो ये जो चीजें होती है ना, हमें देखना है हम क्या कर रहे हैं। और मैं अगेन आपको रिकमेंड करूंगी आप लोगों को कि आप लोग डॉक्टर रमनी को अगर सुने, एक्सेलेंट एक्सेलेंट उनके लेक्चर्स होते हैं, उससे आपको। और एक अभी एक और एजेंसी है हॉल्टन में, मैंने खुद उसको जूम पे अटेंड किया था व्हेन इट वाज कोविड। उन्होंने नार्सिसिस्टिक सिंड्रोम के ऊपर पूरी 5 सेशंस के सपोर्ट, वेरी हेल्पफुल। उससे आपको समझने में, देखो जो अवेयरनेस है ना वो की है, आपको समझने में आएगा कि मैं डील किसके साथ कर रहा हूँ। हमें तो पता ही नहीं चलता, शादियां हो जाती हैं, ससुरालों में जाते हैं कि भाई ये सास। एक और मैं आपको सुना, आप लोगों को हंसी भी आएगी। एक औरत थी, उसकी सास वो खामखा बेहोश हो जाती थी, तो जब वो काम से बेचारी वापस आए तो वो कारपेट पे पड़ी होती थी। अब वो सॉरी फेक करी थी, पर वो बेहोश। अब वो लड़की परेशान हो रही है, वो उनको पानी डाल रही, सब कुछ है, वो फेक बेहोश हो गई। घर की जो मासी होती, जो हम लोग मासी मेरे ख्याल में बाई कहते हैं ना जिसको, ठीक है, उसको कहती थी जाओ मेरी बहू से को मैं रो रही हूँ। तो ये सब मेंटल हेल्थ है। हम सोचते हैं यार ये आंटी पागल हो गई, मतलब मासी वो जो बाई है वो आके बहू से कह रही है कि वो कह रही है कि बताओ बहू को कि मैं रो रही हूँ। ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, इसके रीजंस होते हैं। लेकिन एक चीज जो हम सबको समझना है, हमारी जो बेटियां बहुएं वो बेचारियां साइकाट्रिस्ट नहीं है। तो ये जो बहुएं लेकर आते हैं, ये भी उस पर भी बात किया कीजिए अपने हल्के में कि आप बहुएं लेकर आ रहे हैं, आप लोग साइकाट्रिस्ट थोड़ी लेकर आ रहे हैं जो आप सबके जहनी अमराज का जो है ना वो कोई अस्पताल से थोड़ी लेकर आ जो आप लोगों के इलाज करेगी। तो दीज थिंग्स वी नीड टू टॉक अबाउट। जितनी बात करेंगे समझेंगे, उतना समझ में आएगा डील किस चीज के साथ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, एनी अदर क्वेश्चन? मैं भी एक फनी बात जी जी शेयर कर रिंटू। रही हूँ। मेरे ग्रैंडसन को उसका ना उसके 2 पोनियां सी बना दी ऐसे। तो उसके वहां से, मतलब इंडिया में है ना वो लोग, तो वो वहां बोलते हैं ऐ की कुड़ी बनाता। मैंने कहा मतलब उसकी जोड़ियां बनाई हैं 2, तो उसको आपकी कुड़ी बनाता उन्होंने। मतलब वो दिमाग जो है ना वो एक बना हुआ है, उसकी ट्रेनिंग जो है, उसकी वो जो ट्यूनिंग है ना वो बदल ही नहीं सकती, उसकी इसी ट्यूनिंग को बदल ही जेंडर नहीं। कंस्ट्रक्ट कहते हैं ना। हाँ बस वही ना, उसको चेंज कर ही नहीं सकते वो लोग कि 2 जोड़ियां बनाई है तो वो लड़की बन गया, एक जोड़ा बना दोगे तो वो लड़का बन जाएगा। भाई हम लोगों को तो वही, और अच्छी बात है कि हम इस पे बात कर पाते हैं। आपके मैंने कहा ना, हम लोगों को तो बहुत सीखने की जरूरत है। मैं तो इतनी सारी बातें आप लोगों से पहले भी कर चुकी हूँ कि जी बेटी को जिस तरह प्रिपेयर करते हैं, तुम शादियों के जा रही हो तो तुम शादियों के जाओ तो तुम्हारी डोली जा रही, तुम्हारा डोला यानी जनाजा वापस आए, तुम नहीं मर के वापस आओ। ऐसी ऐसी खौफनाक बातें हैं कि पता चले शादी नहीं, मतलब आप उसको फांसी पे चढ़ाने के लिए थिंग कि तुम वापस नहीं आ सकते, दिस इज द वर्स्ट बिल्कुल। थिंग। मीता जी ने हाथ उठाया है। जी जी मीता जी प्लीज। तो यस, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इसमें कि अब हम हंस भी लेते हैं ऐसे ही, हेलो उस्मा, हम हंस भी लेते हैं इन बातों पे, बट क्या है कि जब आपको अवेयरनेस होती है ना, तो तब आपको पता लगता है आप एक नार्सिसिस्ट बंदे के साथ रह रहे थे इतने समय से, कई कई इतने टाइम से आप क्या कैसे डील कर रहे थे, ये आई लाइक मुझे अंडरस्टैंडिंग। अब डिक्शनरी मीनिंग तो कई बार पढ़ा होगा पहले, पर एज ए पर्सनैलिटी मुझे अभी 5-7 साल पहले इसकी इनलाइटनमेंट हुई इस
इस नेम की, राइट, इस टर्म की। और जब मैंने रिलेट करना शुरू किया तो मुझे पता लगा, ओ माय गॉड, तो दीज आर ऑल नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज जो कि एग्जैक्टली। जिनके साथ हम मतलब डील करते रहे हैं इतने टाइम से। तो बट ठीक है, अब तो डील हो गया, अब तो खत्म होगी, वो पुरानी बातें होगी। मतलब कहने का ये है कि अवेयरनेस से थोड़ा फर्क पड़ता है। पर एक चीज और मैं इसमें ऐड करती हूँ कि क्या हो जाता है ना कि अवेयरनेस का ठेका हमें ही लेना पड़ता हमें है। ले एग्जैक्टली। ये प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब एक्सपेक्टेशन अगर आप होती है। थोड़ा बहुत अवेयर हो, थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए हो, थोड़ा बहुत समझने लगे हो, तो ये अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है। आप उसको समझोगे, उसके बारे में जानकारी उसकी हासिल हासिल करोगे, एंड देन उसको आप, या गैस लाइटिंग इज टोटली Yes. नार्सिसिस्टिक। और उसके बाद आप उसको उसकी नॉलेज गेन करके उसको फिर एनालाइज करोगे। आप एनालाइज करके फिर अपने बिहेवियर को आप चेंज करोगे। देखिए हाँ, उसमें भी अपने को देखिए एक करना चीज है पड़ेगा, अभी। उसको तो हाँ, चेंज कर ही नहीं सकते। किसी को लेकिन तो अभी चेंज अभी कर भी नहीं देखिए सकते आप लोग आप। क्या करें, आप लोग जिम्मेदारी अभी फिर खुद लें। अभी हमने बाउंड्री की बात की थी। अगर मुझे आपको नार्सिसिज्म की समझ आ गई है तो आप ये देखिए कि आपको उसके साथ डील कैसे करना है। हम लोग साउथ एशियन औरतें फिर वो बन जाते हैं, जैसे मुझ में तो माँ बनने की सलाहियत बहुत ज्यादा है कि मैं इस बेचारे को ठीक कैसे करूं। वो नहीं करना है। डोंट बिकम द मदर। मैं सोचूं मुझे नार्सिसिस्ट के बारे में पता चल गया तो अब मैं एजुकेट करूं इस आदमी को, बस मैं फरिश्ता बना दूं। वो नहीं, ये नार्सिसिस्ट है इसलिए ठीक नहीं होना है। मेरी बाउंड्री का है, आई हैव टू लर्न हाउ टू डील विद हिम। मुझे अपने एंड पे कौन सी बाउंड्री बनानी है कि इसका नार्सिसिज्म मुझे इम्पैक्ट ना करे। हमें अपने जो गेयर शिफ्ट करना है, हम उसको हेल्प नहीं करें। उसको आप कर चुके 20 साल हेल्प, उसकी खोपड़ी में नहीं आया, आपको समझ में आ गया नार्सिसिज्म क्या है। अब अपने ऊपर आओ, उस नॉलेज को यूज करो कि मुझे इसके साथ डील कैसे करना है, अपने आप को कैसे ठीक रखना है। एक और खास आदमी की बात बताऊं, वो इंटर बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल। तो आई वाज टॉकिंग टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड इन द यूएस एंड शी सेड ये लोग ठीक नहीं हो सकते क्योंकि वो ठीक होना ही नहीं चाहते। और अगेन फिर एक और लंबी बहस है कि स्टेजेस ऑफ चेंज होती है। मैं अगर किसी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के साथ डील कर रही हूँ, उसने चेंज ही नहीं होना, मैं चेंज ही नहीं हो सकता। मैं माई वे और द हाईवे, तो फिर चेंज कैसे आएगा। तो फिर मुझे अगर साथ ही रहना है तो मुझे अपनी बाउंड्री, अपनी सेल्फ केयर अपने आप को करना है। क्योंकि मैंने कहा ना, चेंज की पहली स्टेज ये होती है, एक्नॉलेजमेंट होती है, देयर इज ए नीड टू चेंज। एक प्रॉब्लम है, मुझे तब्दीली की जरूरत है। फिर वहां से मेरा सफर शुरू होता ना, फिर प्री कॉन्टेम्पलेशन, वो उसको छोड़ दें। अगर मैं ये कहूँ कि निमिता जी कोई मसला ही नहीं है, तो फिर तो गली मुक गई ना। देखिए मेरी पंजाबी अच्छी हो गई। राजवंश जी, आपकी क्वेश्चन है कोई? जी पूछिए प्लीज। हाँ जी, मुझे एक प्रॉब्लम है कि हमारी सोसाइटी में अधिकतर जैसे हम खुश रहना चाहते हैं। हमको मालूम है हमारी उम्र बढ़ रही है, अब हमारा चेहरा चेंज होगा, हम पहले जैसे नहीं रहेंगे। अगर किसी ने 5 साल पहले मुझे देखा है, तो वो ये इमेजिन करता है कि मैं वैसे ही दिखूं, तो ये तो इम्पॉसिबल है। हम तैयार हैं उसके लिए, हम खुश हैं कि हमारे चेहरे पे एज आ रही है तो पता लगनी चाहिए। हम 16 साल के नहीं लगना चाहते हैं, क्योंकि हमें होना चाहिए कि अब हम दादी हैं, हम ना। पर कुछ लेडीज ऐसी हैं हमारी मतलब ग्रुप में, कुछ भी उन्होंने पिंच करना ही है आपको। आएंगे, अच्छा आजकल तो कैसे लग रही है, पहले तो तेरा चेहरा बहुत अच्छा था, अब तेरा चेहरा भी डल होने लगा। तो मैं उनको एक ही जवाब देती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैंने अमृत नहीं पिया हुआ है, मेरे चेहरे पे भी फर्क आएगा। मैं हमेशा जवान नहीं रह सकती। पर वो लोग ऐसे हैं कि वो आपको महसूस कराना चाहेंगे कि अब तुम पहले जैसे सुंदर नहीं हो, तुम मान लो इसको। आपने बड़ी बड़ी जबरदस्त चीज पे बात की है इस वक्त। देखिए इसमें दो चीजें होती हैं, जैसे आई लाइक योर अप्रोच कि देखिए वी ऑल हैव टू एज ना, हम सब पीछे की तरफ तो नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे। तो वी हैव टू एज ग्रेसफुली। यू आर एजिंग ग्रेसफुली। जो लोग, और मेरी बात को गौर से सुनिएगा, जो लोग ऐसी बातें आपसे करते हैं ना कि अरे तुम पतली हो गई, अरे तुम मोटी हो गई, अरे तुम्हारे बाल ऐसे हो गए, उनकी अपनी सेल्फ एस्टीम बहुत यस, लो होती है, क्योंकि वो अपने आप को आपसे कंपेयर करते हैं। जब वो जी, कंपेयर करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप उनको कहीं बेहतर लगेंगी ना, फिर वो आपको पुल डाउन करेंगे। Yes. कुछ इन ऑर्डर टू फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, अगर मैंने अपने आप को देखा, मैं अपने आप को अच्छी नहीं लग रही, मैंने कहा मैं अल्लाह मैं तो अच्छी नहीं लग रही, राजवंत जी के तो अभी तक आंखें भी चमक रही हैं, बाल भी चमक रहे हैं, तो मैं इनको पुल डाउन करूंगी तो मुझे अपने बारे में अच्छा फील होगा कि ये मुझसे कम है, तो मैं तो अभी भी अच्छी हूँ। तो ऐसे लोगों की सेल्फ एस्टीम लो होती है। इसमें औरतें भी होती हैं, आपको ऐसी बात करेंगे, और यस। मर्दों के लिए तो एक मतलब प्यारा जवाब होता है कि भाई देखो तुम्हारी भी ये जो, तुम भी मोटे गंजे और काले हो रहे हो, दांत तुम्हारे भी टूट रहे हैं, तो थोड़ा फर्क तो मुझे भी पड़ेगा।
So this is पर aging लेडीज तो अधिकतर process. उस्मा देखिए सबको प्रॉब्लम होती है कि ना, जैसे अब किसी के चेहरे में हर किसी को मालूम होता है कि मेरे में ये कमी है, वो रोज शीशा देखते हैं, रोज जानते हैं। पर मुझे ऐसी लेडीज नहीं पसंद आती जो स्पेशल पूरी पब्लिक में किसी को बोलेंगे, किसी लड़की को भी, चाहे छोटी लड़की, किसी को भी, भाई तेरा रंग पहले बहुत अच्छा था, अब काली लग रही, अच्छा तेरी आंखों के नीचे इतने घेरे, क्यों उसको महसूस करवाना चाहते हैं वो लोग? वही वो कि अगर दिखाना आपके चाहते हैं सामने कि हम ज्यादा वो अस्मा की बात सही है कि वो जब कोई ओवर पावर करता है ना आपको, वो अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं नहीं, वो हायर ये हूँ। दिखाना चाहते हैं कि हमें आपकी बहुत फिक्र है, हम आपसे बहुत प्यार, नहीं हम फिक्र आपसे नहीं अच्छे है, हैं, वो आप सुपरफिशियली आपको दिखा रहे हैं कि उनको आपकी फिक्र याद नीचा रखिए, दिखाने आपको का पुल डाउन करेगा करते ना, हैं। वो आपका Actually, हमदर्द they नहीं है, lack वो self भी आपको esteem पुल and डाउन self करेगा। love. You know, self love लोगों को आता नहीं है करना, तो दे दूसरों में कमियां ढूंढ ढूंढ के अपना सेल्फ लव पूरा करते अपना हैं। सेल्फ लव दिखाते हैं। अगर वो you सही should मैंने में कहा ना अगर सेल्फ वो सही स्टीम में लो प्यार होती है। करते हैं ना, तो वो ये self चीजें love पब्लिक करना में नहीं कभी आता नहीं लोगों को। बोलेंगे, हाँ कभी हाँ, नहीं और बोलेंगे। राजवन जी उनकी सेल्फ एस्टीम, इसको याद रखिएगा, जो भी आदमी अपने आप को दूसरे से कंपेयर करके दूसरे की बुराई करता है, उसकी सेल्फ एस्टीम इंतहाई लो होती है। आई हैव सीन पीपल लाइक दैट, आई हैव सीन उनको पीपल, आई हैव डेल्ट विद पीपल लाइक दैट। झूठ है ऐसा, आप समझ ये रहे मतलब ये मुझे सब भी बात illusion याद है, करा बहुत दी ज्यादा इन्होंने। है। और मेरी एक देवरानी वो भी मुझे कहती है आपके मुंह पे छाइयां हैं, रिंकल है, तो हालांकि उसकी अपनी सिस्टर के मुंह पे इतने रिंकल छाइयां हैं, तो मैंने कहा वो अपने आप को नहीं देख के कोई कहता, तो तो आप दूसरों उनसे को। कहिएगा कि आपकी बहन जहाँ से इलाज करानी है मुझे भी बता दीजिए, समझ रहे हैं? ऐसी चीजों हाँ, मैंने दिल में ही सोच जवाब के में, हाँ आप जवाब हल्के नहीं अल्फाज दिया में है तो। जवाब दे सकते हैं इनको ना, आप समझ, तो बजाय कुड़ने के, एक और चीज वो और आप उनको पूछनी थी, जवाब दे सकते हैं। आपने जैसे आपका भी बताया मुझे ग्रुप भी में, नहीं अगर अच्छा हमारे लगता। कैलेडन ग्रुप में किसी को परेशानी हो तो यहाँ पे हम किसको खबर दें? कैलेडन के ग्रुप में कोई परेशानी हो, मतलब ये इस प्रोजेक्ट के हवाले से आप कह रही हाँ, जो अभी आप प्रोजेक्ट उज़्मा बता रहे थे उज़्मा ना। इसका जवाब उज़्मा देंगी, उज़्मा ने जवाब हाथ दे। बढ़ जी, उज़्मा। हेलो एवरीवन। राजवंत जी, हमारे पीयर सपोर्ट ऑलरेडी वहां है। मीता जी इज द कॉन्टेक्ट पर्सन फॉर कैलेडन, रिंटू जी इज द फेस फॉर ब्रैम्पटन, ठीक है? तो हमारे पास ऑलरेडी वहां है। ओके, अच्छा, ये इसलिए ये दूसरी जगह खोला गया है? नहीं, समझ गई, इसलिए नहीं बस खुला समझ गया, गई। इसलिए नहीं समझ खुला गई। गया। ये मुख्तलिफ जगहों पे हम लोग सर्व कर रहे हैं। इस ठीक वक्त हम डिफरेंट रीजन में कर रहे हैं। हम पिकरिंग, एजेक्स, विटबी में कर रहे हैं। हम हॉल्टन रीजन में कर रहे हैं, जिसमें मिल्टन है, ओकविल है, ठीक है? वहां से कॉल्स आ रही हैं, लोगों की नीड बढ़ती जा रही है, तो इसलिए हम लोगों के पीयर एम्बेसडर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच अस्मा, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारा ये प्रोग्राम का ओवरव्यू दिया, और उससे लगता है जिस तरह यहाँ इस वक्त महफिल जमी हुई है कि बहुत सारे और सेशंस चाहिए, बहुत सारी बातें चाहिए हमें। इसमें भी हम लेके आएंगे प्रोग्राम में, कोशिश करते हैं कुछ टॉपिक्स हम अपने वेंसडे ग्रुप्स में भी लेके आए। मुझे ये बताइए, ये अरुण जी किसके साथ हैं? ये ड्राइव कर रहे हैं? ये मेरा भाई है। ये प्रभा जी के गेस्ट ओके, हैं, ये प्रभा जी ठीक के है, ठीक गेस्ट हैं। ठीक है। मुझे ये तो था कि वो एक मिनट के लिए बोलना चाह रहे हैं क्योंकि वो लेट जी हो जी गए जरूर, ना। इफ ही सेफ, हाँ, इफ ही जरूर सेफ। जरूर। हाँ, वेलकम अरुण जी, प्लीज अरुण जी, आप कर लीजिए। ड्राइव करें जरा ध्यान से, क्योंकि अभी मैंने Yeah, sorry. I just Prabhaji gave me the invitation, so I decided, and then I realized all the nice people are talking, but there is no nice men around, so I was feeling uncomfortable. But I just wanted to listen, and actually, it's a very, very good. Good way of saying things, and it can only, I can say, is only not only men who can have these types of problems. Sometimes men face that their second half, or the feminine gender also may be having these types of problems, and we should learn how to deal with them. But generally men generally are very dominant to the woman. I agree. It was very educational for me, and I think I should change and try to behave good. I think I have a little bit of narcissism. I think I'm correct. That is all. I don't want to take all your time, but recognizing me. Thank you so much. Thank you so much, Arun ji. Thank you, Bapu. Oh, Hey, Arun. hello. Arun, yes, that's all right. Yes, thank you very much. सबको नमस्कार है, मैंने किया नहीं है। जी मोहिनी आंटी, थैंक यू हेलो सो मोहिनी मच। आंटी, हेलो मोहिनी जी।
नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार खाने का दीदी। टाइम था, आई हैड टू गो, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कोई काफी बात सारा नहीं। मिस कर लिया। बहुत आपको अच्छी सुन रही हूँ, बड़ा मजा आ रहा है बस। मोहिनी आंटी, बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी अरुण जी ने बात की, ठीक हाँ है, जी। तो प्रभा जी, जो हमारे पिछले प्रोजेक्ट में भी हमने ये रखा था, एंगेजिंग मेन एंड बॉयज टू एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस, जो आपने विमेन एम्पावरमेंट की बात की थी, जिसपे बहुत अच्छी कमलजीत जी ने बात की थी कि आपको सपोर्ट है फैमिली की, बेटी की, दामाद की, बेटे की, बहू की, समधन की, भाई की। तो हमें किस तरह एंगेज करना है अपनी फैमिलीज को, किस तरह मर्द को लेके आना है सामने। मैं उस दिन अपने भाई से बात कर रही थी, तो उसने कहा, हाउ डू यू डिफाइन मेन एंड बॉयज? मैंने कहा, बाय एज। तो वो हंस पड़ा, कहता बाय रिस्पॉन्सिबिलिटीज। द वन हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज बिहेवियर इज मैन। और बॉयज को हमें एजुकेट करना है, उस तरफ लेके आना है। वो चले, एक और डिस्कशन हो जाती है। ये जो आज हमारी बात हुई है, यहाँ बात हुई है, वी विल ब्रिंग मोर प्रोग्राम्स। जो प्रोग्राम्स आपको चाहिए, मैं बार बार कहती हूँ, आप लोग बताइए कैसे प्रोग्राम्स लेके आए। अभी हमारे बहुत अच्छे प्रोग्राम्स कुछ आ रहे हैं, सो स्टे ट्यून। हमारा वेंसडे को फ्राइडे इवनिंग को प्रोग्राम है डॉक्टर खालिद सोहेल के साथ जूम पे। आप लोग प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। दैट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स। कितने बजे है? 6 बजे। ये 6 से 8 बजे फ्राइडे को होगा। अच्छा। आपसे उनका लिंक शेयर कर देंगे ताकि आप लोग ज्वाइन करें। किसी के कोई क्वेश्चन है, बहुत से लोगों ने मुझे ऑलरेडी क्वेश्चंस भेज दिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस बता दीजिए ताकि वो अपनी प्रेजेंटेशन में उसको एड्रेस कर लें। नंबर 1। नंबर 2, अस्मा ने कहा कि वो 2 प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। एक ये प्रोजेक्ट जो इन्होंने 7 का किया है। आप लोगों ने एक और हमारा फ्लायर देखा होगा जिसपे एक लड़की टाइप कर रही है, लैपटॉप के आगे बैठी हुई है। आप में से किस किस ने वो फ्लायर देखा है? हमने हर जगह शेयर किया है। वेरी गुड हर्षा, वेरी गुड। तो वो हमारा अप्रैल 8 से इन पर्सन स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम। उसका एक लंबा सा नाम है। अस्मा, आप बताएंगी नाम? बड़ा मुश्किल सवाल है। एंटरप्रेन्योरल स्किल्स ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप कनेक्शंस Connection, by TD not 1800. connections. मेंटरशिप कनेक्शंस है? मेरा नहीं ख्याल कनेक्शन है, मेंटरशिप। मेंटरशिप प्रोग्राम, या मेंटरशिप प्रोग्राम, या इट्स हियर। जी हाँ। वो जो आपका फ्लायर हो रहा है, उसमें आई कैन शेयर दैट टू रिमेम्बर फ्यू लास्ट मंथ बिफोर आई केम टू दिस इंस्टीट्यूशन, एक किताब में मेरे बारे में कुछ लिखा था, तो उसी तरह आई कैन पे फॉर दैट। तो मुझे भी उसमें इंक्लूड कर लो, उस किताब में। मोहिनी आंटी, किस किताब में? वो जो आप अभी बात कर रहे हो। नहीं, मैं किताब की बात नहीं कर रही। मैं बता रही हूँ कि हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें जो विमेन इन बिजनेस, आपने विमेन इन बिजनेस में वो हमारे मैगजीन के लिए ऐड दिया था, राइट? ठीक है। अब जो मोहिनी आंटी, ये जो प्रोग्राम है, ये इन पर्सन है। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं 6 months to 5 years, वो उनकी इन पर्सन जो है वो ट्रेनिंग है। ठीक है। आई विश कि आप आ सकती। तो अभी भी मेरे ख्याल में अस्मा कुछ स्पॉट्स अवेलेबल हैं कि ऑल गॉन? म्यूटेड। हाँ, मैं 3 लोग और ले सकती हूँ क्योंकि स्पॉट्स फिल हो रहे हैं। अगर आप लोग किसी को भेजना चाहें तो मेरे पास जरूर भेज दीजिए, क्योंकि ट्यूसडे से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है माल्टन कम्युनिटी सेंटर के अंदर। और उनका रीजन ऑफ पील से होना जरूरी है। 18 years प्लस, साउथ एशियन फीमेल, जिनका बिजनेस 6 months to 5 years हो। अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जिन्हें फर्दर अपनी कुछ नॉलेज और स्किल्स इनहेंस करनी है, तो प्लीज कनेक्ट करा दीजिए। ठीक है। फ्लायर हम दोबारा शेयर करते हैं ऑल इज वेल में भी, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सकें। आप सब हमारे एम्बेसडर्स हैं, जितने हमारे प्रोग्राम्स हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये मेरी वो फलानी ने मुझसे पूछा था, उसके काम आ सकता है, प्लीज हेल्प कीजिए, लोगों को उनके साथ शेयर कीजिए। अगेन थैंक यू सो मच। 6:05 हो गए हैं। अस्मा जी, आपको देख के बहुत खुश हूँ। मैं ढूंढ रही थी आपको, आप कहाँ हो। मैं पिछले 90 मिनट से ड्राइव कर रही थी। बहुत बहुत डेंजरस ड्राइविंग थी आज मेरी। ओके, अच्छा। जी हाँ, इट वाज नॉट इजी। अगेन
फ्रीजिंग रेन की वजह से जितने भी ट्रीज हैं हमारे यहाँ वो दोबारा से वो उन पे आइस है। जगह जगह वाटर पाइप्स ब्रेक हुए हैं, बहुत ज्यादा पानी है सड़क पे। जी हाँ, तो इट वाज डेंजरस। यूजुअली मुझे 45 मिनट्स लगता है, लेकिन आज मुझे 90 मिनट्स लगे आते आते। जी हाँ, बहुत हैवी स्नो है। मैंने सोचा आपकी मेलोडियस आवाज नहीं सुनाई दी, आपके झरने जैसी आवाज नहीं सुनाई दी। बेल पुल कर दो, ठीक है। प्रभा जी, मुझे तो आपका वो करना ही था ना, अटेंड करना था। आपने सबसे पहले मुझे मैसेज किया। जैसे ही प्रभा जी ने मैसेज किया इनकी बुक 16 मार्च को आ रही है, मैंने रिंटू जी से रिक्वेस्ट की कि बुक लॉन्च तो बनता है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मॉल्टन विमेन काउंसिल लाइब्रेरी के लिए बुक दी है। अब हमारे पास इंग्लिश में, उर्दू में और हिंदी में भी किताबें आनी शुरू हो गई हैं। तो आप में से किसी को बुक्स चाहिए हो, मोस्ट वेलकम, आप आइए। ये क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लिखा है लोडिंग, क्या पता नहीं। रुपिंदर जी क्या इस पर? चलिए हम करते हैं इस सेशन को बंद। थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सी यू ऑन फ्राइडे। थैंक यू, थैंक यू, Thank you. Asma, thank you so much. Prabha ji, thank you so much. Rintu ji, excellent session as always. बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे आपने, बिल्कुल कंफर्टेबल बना दिया मुझे। Thank you so much. Bye everybody. Bye. Bye. Bye.